अग्नि पृथ्वी आकाश। इसको हमने ऐसे ही देखा, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। तो हम पहले क्रिएशन साइकिल पढ़ेंगे कि क्रिएशन साइकिल क्या होती है, किसने किसको क्रिएट किया। जल ने वायु क्रिएट किया, वायु ने अग्नि को क्रिएट किया है, फायर फायर ने पृथ्वी तत्व को। और कोई कुछ बोलना चाह रहा है या किसी का गलती से माइक ऑन हो गया है? गजेंद्र सर म्यूट ऑल कर दीजिए, इनको किसी की आवाज आ रही है। तो हमें ऐसे अभी क्रिएशन साइकिल पढ़ना है, जो आपको जल तत्व से शुरू होके, जल तत्व को किसने बनाया, आकाश ने बनाया। फिर जल तत्व ने वायु तत्व को बनाया, वायु ने अग्नि को, अग्नि ने पृथ्वी को, और पृथ्वी ने आकाश को। ये क्रिएशन, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिएशन साइकिल। अगर कोई भी पूछेगा आपको कि किसने किसको क्रिएट किया है, तो आपको उस एलिमेंट के पीछे वाले एलिमेंट का नाम लेना है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर कोई आपको पूछ रहा है कि फायर एलिमेंट को किसने क्रिएट किया है, तो आपको फायर पीछे वाला क्या है, एयर एलिमेंट। आपको एयर एलिमेंट बताना है। यानी कि आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि कौन किसके पेरेंट्स हैं। जल तत्व यानी कि वाटर एलिमेंट वायु तत्व के, एयर एलिमेंट के पेरेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने उसको क्रिएट किया है। तो जो एलिमेंट आपको दिख रहा है, उसके पीछे वाला एलिमेंट वो उनके पेरेंट्स हैं, और उसके पीछे वाला एलिमेंट जो है वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्लाइड दिख, एक ग्रीन कलर का एरो दिख रहा है, यहाँ पे लिखा वायु। वायु के पीछे क्या लिखा है, जल। यानी कि जल वायु के पेरेंट्स हैं। और जल के पीछे क्या लिखा है, आकाश। यानी इसका मतलब क्या है, स्पेस एलिमेंट जो है, आकाश तत्व जो है, वो वायु के ग्रैंड पेरेंट्स हैं। आई होप इतनी चीज क्लियर है। फिर इसको एक बार समझिए कि जो भी एलिमेंट आप, जैसे अभी आप पृथ्वी तत्व को ले लेते हैं एक बार। पृथ्वी तत्व के पेरेंट्स, पेरेंट कौन है, फायर। क्योंकि वो हमने बोला कि आपको ऐसे पीछे वाला लेना है, पीछे वाला लेना है आपको, ऐसे इस तरीके से जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, उसी सर्कल से लेना है। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि अग्नि को किसने क्रिएट किया, फायर को किसने क्रिएट किया है, कौन है उसके पेरेंट्स, तो आपको ठीक पीछे वाला बोलना है कि वायु, एयर एलिमेंट ने फायर एलिमेंट को क्रिएट किया है। फायर फायर के ग्रैंड पेरेंट्स कौन है, तो उसके एक जनरेशन से पिछले जनरेशन, यानी कि उसके फादर के जो फादर हैं। ऐसे ही होता है ना ग्रैंड पेरेंट्स। यानी कि अग्नि से पीछे वायु, वायु से पीछे जल। तो हम क्या बोलेंगे कि फायर एलिमेंट के ग्रैंड पेरेंट कौन है, वाटर एलिमेंट। तो आपको ये साइकिल, इस साइकिल को जो पूरा बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं क्रिएशन साइकिल। या रिमेम्बर, अगर कभी भी ये क्वेश्चन आता है कि आपको क्रिएशन साइकिल का कुछ भी जिक्र आता है किसी भी क्लास में, तो क्रिएशन साइकिल में आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि जल ने एयर को बनाया, एयर ने फायर को बनाया, फायर ने पृथ्वी को बनाया है, और पृथ्वी ने आकाश को बनाया है। और ठीक एक से पीछे जो, एक से पीछे के पीछे वाले हैं, यानी कि ये होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। आपको फोकस ये करना है कि कौन किसका पेरेंट है। अभी अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट का पेरेंट कौन है, फायर है। फायर का पेरेंट कौन है, एयर है। इतना बस छोटी सी चीज है, बट ये आपको याद रखनी है। इसको हम बोलते हैं क्रिएशन साइकिल। क्रिएशन साइकिल आपको याद रखना, क्योंकि ये हमारी आगे क्लासेस में बहुत काम आएगी। आपको इसको ऐसे ही याद करना है, बिल्कुल इसका एक यही वो रहेगा। इसलिए जब हम एलिमेंट याद करते हैं, तो हमको इसी सीक्वेंस में याद करना है। किसी ने भी बोला था कि एक बार 2 मिनट के लिए बता दे, तो पिछली क्लास में सिर्फ हमने एलिमेंट्स पढ़े थे। एलिमेंट्स में आपको
मैंने इसी तरीके से सेम यही सीक्वेंस लिया था ताकि आपको क्रिएशन साइकिल को समझने में इजी हो। तो आपको भी इसी सीक्वेंस में याद रखना है, जैसे जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। बिल्कुल सीक्वेंस यही होना चाहिए। और इससे बहुत इजीली आप बोलो, कोई भी पूछेगा, किसी भी मोमेंट पूछेगा, आपको पेरेंट्स बताने में या ग्रैंड पेरेंट्स बताने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको सीक्वेंस ध्यान देना है, और उससे आप तुरंत ये भी आपको तुरंत माइंड में आ जाएगा कि किसने किसको क्रिएट किया है। क्योंकि मैंने बोल दिया कि जो ठीक पीछे वाला है वो उसका पेरेंट है, यानी कि उस एलिमेंट ने उसको क्रिएट किया है। तो एज सिंपल एज दैट। अगर आपने इसको सीक्वेंस में याद नहीं किया तो दैट टाइम आप 100% कंफ्यूज हो जाओगे कि पृथ्वी को किसने बनाया है, पृथ्वी के पेरेंट्स कौन है। तो सबसे पहली चीज हमें याद रखना है इन एलिमेंट्स को बिल्कुल इसी सीक्वेंस में, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। ताकि हमें अगर कोई भी पेरेंट्स के बारे में पूछेगा तो आपको, मैंने पूछा अर्थ एलिमेंट के, तो तुरंत आपको देखना है अर्थ के पीछे फायर है, तो यानी कि फायर उसके पेरेंट्स हैं, इस तरीके से। और उसके पीछे वाले उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं। इसको हम बोलते हैं क्रिएशन साइकिल, किसने किसको क्रिएट किया। अब इसके ठीक अपोजिट, जब मैंने ऐसे सर्कल को ऐसे घुमाया तो ये क्रिएशन साइकिल हो गई। अब आप इसको उल्टा करके ऐसे घुमा दो, उल्टा करके ऐसे घुमा दो, ये होता है डोमिनेट करना, कि कौन किसको डोमिनेट करता है, कौन सा एलिमेंट किसको डोमिनेट करता है। अभी फिर से सुनो, ये अगर ऐसे सर्कल घूम रहा है, जैसे मैंने बताया ऐसे घूम रहा है, तो ये हुआ क्रिएशन साइकिल। वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस, क्या है? क्रिएशन साइकिल। 5 एलिमेंट्स इसी सीक्वेंस में आपको याद होने चाहिए। आपको इसी सीक्वेंस में याद रखोगे तो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स तुरंत से क्लिक हो जाएंगे कि कौन है, किसका पेरेंट्स है। फिर जब आपसे पूछा जाए, कोई कुछ बोल रहा था, ठीक है, मुझे लगा कि कोई बीच में। अगर इसके बाद नेक्स्ट, ये साइकिल का नाम है क्रिएशन साइकिल, कौन किसको क्रिएट कर रहा है। अब ये दूसरी एक साइकिल होती है जिसको हम बोलते हैं डोमिनेट साइकिल, कि कौन सा एलिमेंट कौन से एलिमेंट को डोमिनेट करता है। तो अभी आपको इसी जो स्क्रीन पे लगा हुआ है, इसमें जो हम ऐसे गोला घुमा रहे थे, अब हम इसको ठीक उल्टा घुमाएंगे ऐसे। यानी कि जल को कौन डोमिनेट करेगा? उसके पीछे वाला। ऐसे 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 घुमाना, जल को डोमिनेट करेगा, सॉरी, वायु, क्योंकि वो उसका बच्चा है, और बच्चे पेरेंट्स को डोमिनेट करते हैं। ठीक है, अब आपको उल्टा करना है। अब अग्नि को कौन डोमिनेट करेगा? अग्नि को कौन डोमिनेट करेगा? उसके पीछे वाला। तो एयर। जब, हाँ, एयर, ठीक है। तो नहीं, सॉरी, अग्नि को डोमिनेट करेगा उसके इस तरीके से, इस पीछे वाला। आप क्रिएशन साइकिल में ऐसे नहीं, ऐसे पीछे वाला, यानी कि पृथ्वी। पृथ्वी आपको, ये जो सर्कल है ऐसे करके, ये तो क्रिएशन है। इसको जब हम उल्टा घुमा दे रहे हैं, ये डोमिनेशन है, कि कौन किसको डोमिनेट कर रहा है, कौन। और इसको अगर एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझो तो ये है कि जो बच्चा है वो पेरेंट्स को डोमिनेट करता है। आज मेरी एक मेरी कोई एसेट्स हो सकती है, मेरा कुछ कोई नाम हो सकता है, कुछ कोई, जितनी भी मेरी चीजें रहेंगी, वो कल मेरे बाद किसकी हैं? मेरे बच्चे की हैं। तो वो मेरी अच्छाइयां भी आगे कैरी ऑन करेगा, बुराइयां भी आगे वो लेके जाएगा। मतलब अगर मैं उसको अच्छे संस्कार दे दूंगी तो वो भी, और बुरे तो वो भी। पेरेंट्स को बच्चा डोमिनेट कर रहा है बेसिकली। तो आपको इस साइकिल को क्रिएशन साइकिल, और इसमें उल्टा सर्कल घुमा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि ये एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे कंट्रोल कर रहे हैं, तो मैम कम कर देते हैं, ऐसे कह कम। सकते हैं कि जल से, जल आकाश को कर रहा है, आकाश पृथ्वी को, पृथ्वी अग्नि, अग्नि हाँ, वायु। आपको बच्चा देखना है। अब बच्चा किस, आकाश का बच्चा जल है। आकाश का स्पेस एलिमेंट का जो चाइल्ड है वो कौन है? वाटर एलिमेंट है। तो वाटर एलिमेंट जो है वो आकाश तत्व को डोमिनेट करेगा,
एग्जॉस्ट करेगा, घटाएगा। क्योंकि मेरी जैसे अब ये साइकिल होती है ना हमारे नॉर्मल के, मेरे आज 2 बच्चे हैं, अभी मेरी जो चीजें हैं वो उनमें आके जाके वो घट जाएंगी, वो उनको यूज करेंगे, आगे वो बट जाएंगी इस तरीके से। तो ऐसे ही बच्चे जो रहते हैं वो आपका जो मैंने बोला कि आप जैसे इसको ऐसे याद करोगे बच्चों कि कौन किसका पेरेंट्स है। अब आपको इसका ठीक उल्टा घुमा देना है कि कौन किसको डोमिनेट कर रहा है। बच्चा कर रहा है अपने पेरेंट्स को। बच्चा अपना, अभी आप ये देखिए कि कैसे कर रहा है। जब एक पेड़ है, पेड़ क्या है, एयर एलिमेंट, उसमें हम जल डालते हैं तो पेड़, जल कहाँ चला जाता है, पेड़ सारा सोख लेता है। होता है कि नहीं होता है? जैसे ही आपने किसी भी पेड़ में जल डाल दिया, क्योंकि जल क्या है, उसके पेरेंट्स हैं, तो वो जो अ, पेड़ है, पेड़ की जड़ है या जो भी, वो सारा पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं। फिर अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट मान लीजिए कि जो अर्थ एलिमेंट किसका बच्चा है, फायर का बच्चा है। फायर, अब कहीं अग्नि लग रही है, कहीं आग आग लग गई, हम क्या बोलते हैं कि इसमें मिट्टी डाल दो, मिट्टी डालने से तुरंत आग बुझ जाती है। कैसे बुझेगी, क्योंकि अर्थ जो है फायर का बच्चा है, और वो जब अग्नि कहीं पे भी लगेगी और उसमें मिट्टी डाल देंगे तो मिट्टी डालने से आग शांत हो जाती है। ऐसा तो सुना होगा, सब लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि भाई कहीं आग लगे मिट्टी डाल दो, मिट्टी डाल दो तो अग्नि शांत होती है। तो ये एक दूसरे को इस तरीके से डोमिनेट करते हैं। बच्चा पेरेंट्स को डोमिनेट करेगा, इसको हम बोलते हैं, मतलब आपको ऐसे करके क्रिएशन साइकिल, इसके अपोजिट में सिंपल आपको याद रखना है कि ये क्या है, डोमिनेट साइकिल। कौन किसको डोमिनेट करेगा, बच्चा पेरेंट को जाके डोमिनेट करेगा। उसको कोई भी चीज चाहिए तो डोमिनेट करके, नहीं चाहिए मतलब ऐसे करके वो बच्चे मनवाते हैं ना, हमारे लाइफ में हमने देखा है। तो वैसे ही यहाँ पे भी जो तत्व है, वो तत्व अपने पेरेंट को जाके डोमिनेट करता है। इसको क्या बोलते हैं हम, साइकिल ऑफ डोमिनेशन। ये हमारी 2 साइकिल्स हो गई। अभी हमें ये ध्यान देना है, जब भी बीच में कोई पूछता है कि डिस्ट्रॉय, एक साइकिल होती है डिस्ट्रॉय करने की, कौन किसको डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, मतलब खत्म कर दे रहा है। खत्म कैसे करेगा, एक एलिमेंट के तीसरा एलिमेंट, यानी कि आपने स्क्रीन पे देखिए कि थर्ड एलिमेंट कौन सा आता है। आकाश से थर्ड कौन सा आया, वायु आया। आकाश से थर्ड कौन सा आया, वायु आया। वायु से थर्ड कौन सा आया, पृथ्वी आया। वायु से थर्ड पृथ्वी आया। अब पृथ्वी से थर्ड कौन सा आया, जल आया। जल से थर्ड कौन सा आया, अग्नि आया। ये क्या है, ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं। अभी मैं फिर से बोलूंगी, आप समझना, डिस्ट्रॉय कौन कर रहा है, एक से थर्ड नंबर का वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। जल को कौन डिस्ट्रॉय करेगा, ये तो सबने ही सुन रखा है, कॉमन सी एक स्टेटमेंट होती है कि आग और पानी का क्या मेल है। आग और पानी का तो कोई मेल ही नहीं होता है। तो जल और अग्नि कोई मेल नहीं है। तो मैंने ये बोला आपको कि आपको जो एलिमेंट आप देख रहे हो उससे थर्ड नंबर का एलिमेंट देख लीजिए कि कौन किसको डिस्ट्रॉय करेगा। जल को कौन डिस्ट्रॉय करेगा, अग्नि करेगा। अब अग्नि को कौन डिस्ट्रॉय कर सकता है, उससे थर्ड देख लीजिए आप, कौन है, आकाश। अग्नि और आकाश का कोई मेल नहीं है। आकाश को कौन करेगा, उससे थर्ड देख लीजिए, वायु। वायु, वायु को कौन डिस्ट्रॉय करेगा, उससे थर्ड देख लीजिए, पृथ्वी। तो ये हो, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रॉय साइकिल। इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रॉय साइकिल। अभी हम इतना ही इसको ये मैं सबसे एक बारी आप लोगों के चेहरे देख के मैं पूछना चाहती हूँ कि इतनी चीज समझ में आई है आपको, इतनी चीज समझ में आई है, किसी को कोई कंफ्यूजन? जी नीतू मैम, आप समझ में आया, नहीं आया? बिल्कुल क्लियर है मैम। ओके ओके ओके, मुझे लगा कि आप बोल रहे हो। हाँ, आई एम एनीबडी शोइंग एल्स? थम्स अप। हाँ हाँ हाँ, ओके। एनीबडी एल्स, किसी को कहीं पे कोई कंफ्यूजन है?
हालांकि मैम बहुत सिंपल है। डिस्ट्रॉयर साइकिल फिर से बता देंगे। क्रिएशन साइकिल तो इज लाइक दैट, बट व्हाट हाँ, अबाउट डिस्ट्रॉय? एक बार डिस्ट्रॉय वाली आप एक्सप्लेन दोबारा कर देंगे। मैं डिस्ट्रॉय। करता हूँ विनीता जी, डिस्ट्रॉय मैं करूँ एक बार। हाँ 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 सर प्लीज। हाँ। मैडम, सपोज कीजिए अगर हवा तेज चलेगी तो मिट्टी का क्या होगा, मिट्टी उड़ जाएगी ना। अलका जी मुझे ये बताइए, तो हवा मिट्टी के लिए मतलब पृथ्वी के लिए डिस्ट्रॉयर हो गई, ये इतना समझ में आ रहा है। अलका जी मेरी आवाज आ रही है। जी सर। हाँ, आप मेरे सहयोगी बनिए आज। अभी आप ही ने पूछा था ना कि मुझे डिस्ट्रॉयर समझ में नहीं आया। नहीं नहीं, मैंने नहीं, गीतांजलि ने जी ने पूछा था। अच्छा अच्छा, गीतांजलि जी सर गलत आदमी को फंसा दिया आपने। कोई बात नहीं, गीतांजलि कोई जी नहीं, मेरे को भी तो सीखना अनम्यूट मिलेगा। अनम्यूट नहीं कीजिए। नहीं नहीं, वो तो जस्ट एक क्लास में ना बीच बीच में एक एक हेल्प चाहिए थोड़ा होता सा है। जोक होना चाहिए। तो गीतांजलि जी, आप मेरे हेल्पर बनिए, ठीक है। अब ओके मैं सर। आपको बताता हूँ, जैसे हवा तेज चलेगी तो मिट्टी उड़ जाती है ना। तो यस। हवा ने मिट्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ओके। मिट्टी के अंदर आपने देखा, कहीं भी आप एक छोटा सा प्लांट लगा दो, बीज लगा दो, मतलब एक सीड लगाओगे धरती के अंदर, वो धरती को फाड़ के निकल आता है बाहर, है ना। तो धरती को उसने दो पीस में कर दिया। वो धरती के लिए क्या, पृथ्वी के लिए प्लांट एनर्जी जो वायु है सर वो उसके लिए गजेंद्र डिस्ट्रॉयर सर, हो गई। गजेंद्र सर मुझे को होस्ट बनाइए सर, मैं अब सबको म्यूट कर देती हूँ। सर मैं किसी का माइक ऑन है प्लीज माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ करके लड़ाई करो। अभी मैंने आपको होस्ट बना दिया मैडम। जी 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 सर जी, मैं म्यूट कर हाँ देती हाँ। हूँ। अब ऐसे ही हम अगर जल की बात करें तो जल को डिस्ट्रॉय कौन करेगा। जल के लिए एंटी एलिमेंट अग्नि है, मतलब पानी और इसका मेल नहीं है। हमने एंटी एलिमेंट एंटी एक्टिव को ही देखना है। ठीक है गीतांजलि जी, हमने देखना है कि किस एलिमेंट से कौन सा एलिमेंट एंटी एक्टिविटी करता है। इतना सोच लीजिए, कौन हाँ सा वो ओके सर। कौन सा एलिमेंट किसके लिए एंटी एक्टिविटी कर रहा है, ये आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। ऐसे ही पानी की, अगर पानी थोड़ा सा है और अग्नि ज्यादा है तो पानी को डिस्ट्रॉय कर देगी। दूसरा, अग्नि जल रही है, ऊपर पानी रखा हुआ है, धीरे धीरे वो वेपर्स बन के वो भी खत्म हो जाएगा, ऐसा भी है। हमने सिर्फ एंटी एक्टिविटी एंटी एलिमेंट देखना है, ऐसा ही है ये। जैसे ग्रैंड फादर की और ग्रैंड सन की आपस में लड़ाई हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके मन में डालना है एक थोड़ी देर के लिए कि ग्रैंड सन और ग्रैंड फादर की लड़ाई हो जाए तो क्या होगा। अब जो जल है, जल अग्नि के लिए ठीक नहीं है, अग्नि जल के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। ऐसे ही वायु पृथ्वी के लिए और पृथ्वी वायु के लिए ठीक नहीं है। अब पृथ्वी जल के लिए और जल पृथ्वी के लिए दोनों एंटी एलिमेंट्स हैं। बहुत ज्यादा पानी आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, मिट्टी खत्म, मतलब वो दलदल बन जाएगी। बहुत ज्यादा मिट्टी आ गई और पानी थोड़ा है तो पानी खत्म, वहां पे वो पानी का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आकाश का है। आकाश देखो, आकाश के अंदर मतलब इतना बड़ा है आकाश के, वायु मतलब समा सकते, वायु का कोई अंश नहीं है वहां पे। ठीक है, ऐसे ही है आपका, ऐसे ही आकाश के लिए अग्नि और अग्नि के लिए आकाश, ये एंटी एलिमेंट्स है, ये एंटी एलिमेंट्स पढ़ने हैं बस। आया गीतांजलि जी समझ। यस सर, क्लियर। देखिए ऐसे ही वो है। चीज मैंने बताया ना जो आप लोगों को, ये एक चीटिंग का तरीका मैंने बताया था आपको कि ये जो साइकिल है ना, इस साइकिल को आपने रेफर करना है, जो फोटो बस आपको दिख रही है इसी फोटो को देख के बस जो एलिमेंट का दुश्मन आपको पता करना है उससे थर्ड देख लो। क्रिएशन क्रिएशन साइकिल जो होती है ना हमारी, उस वो वाला सर्कल आपको रेफर करना है। तो वो जल से थर्ड क्या आया,
अग्नि आया, वो एनिमी। अग्नि से थर्ड क्या आया? आकाश। आकाश से थर्ड आया वायु। वायु से थर्ड आया पृथ्वी। पृथ्वी से थर्ड आया जल। ऐसे आपको बहुत इजी रहेगा, क्योंकि ये आपको जो फोटो लगी है ना, ये आपको पीडीएफ में मिलेगी, और आपको इसी को देख के ऐसे ही याद करना है, वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और आपको बस ये देखना है कि कौन सा एलिमेंट से थर्ड नंबर का एलिमेंट कौन सा है, वो समझ में आ जाएगा। जैसे अभी सर ने बताया एग्जाम्पल कि आपको मैंने भी बताया अभी आपको कि जैसे कहीं अगर फायर है, कहीं अग्नि जल रही है, तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं हम, कैसे कंट्रोल करेंगे? क्योंकि आग लग गई है, तो उसमें हमें ये देखना है कि डोमिनेट कौन करेगा। डोमिनेट कौन करेगा? उसका बच्चा करेगा, यानी कि मिट्टी पा देंगे उस पे, तो अग्नि शांत हो जाएगी। ऐसे तो आपको इस तरीके से वो प्रैक्टिकल लाइफ से आपको एग्जाम्पल्स उठाने हैं। अब जैसे यही बताया कि आंधी तूफान आता है, बहुत जोर से कोई आंधी आ गया, तो क्या होगा? सबसे ज्यादा धूल मिट्टी उड़ती रहती है। तो हमें समझ में आ गया कि एयर और अर्थ ये एक दूसरे के एंटी है, क्योंकि अगर जो जोर से हवा चलेगी तो मिट्टी मिट्टी हो जाएगी, इवन हम चल नहीं पाते, हमारी आंखों में धूल मिट्टी घुसता है, सब कुछ उड़ने लगता है। तो ऐसे हमें रिलेट करना है, ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ से आपको उसको समझना है। इस फोटो को आफ्टर सेशन, अभी परसों हमारा एक सेशन होगा, तो इसी फोटो को सामने रख के बस आपको ये 3 साइकिल्स याद करनी है। बहुत इजी है और बहुत आराम से हो जाएगी। और इसको कुछ एक नए एग्जाम्पल से भी सोचना है कि जैसे 2-3 तो हमने बताए, खुद अपने आप से भी सोचना है कि ये इसके एनिमी क्यों है, और क्या हो सकता है इसमें। ये रेमेडीज में ये काम आएगा मैडम। गीतांजलि हाँ, जी और सभी को बोलो, रेमेडीज के लिए ओके, बेस बना रहे हैं आप लोगों का। जब भी रेमेडीज होंगी इन फ्यूचर, तो ये वाला क्रिएशन आप लोगों से पूछा जाएगा। अगर ये रख लिया तो आपको रेमेडीज करने में मोर देन 70% हेल्प मिलेगी रेमेडीज करने में। ठीक है, तो प्लीज इसको मतलब हल्के में मत लेना। ये क्रिएशन, डिस्ट्रॉयर और सपोर्टिव, ठीक है, ये सब सारी चीजें ये आप लोगों ने याद करनी है। आगे बढ़िए मैडम। जी। तो ये अभी 3 साइकिल मैंने बताई हैं। 3 साइकिल में आई होप आप इसको खुद से एक बार करके देखेंगे। मेरे बताने का पार्ट इतना ही था इसमें कि ये 3 साइकिल आपको ऐसे देखनी है। अब पंच तत्व में मैंने जैसे आप सब लोगों को बताया था कि पंच तत्व को आपको कैसे मतलब आइडेंटिफाई करना है, वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कोई भी बात कर रहा है तो उसकी बातों में कैसे आपको समझ में आना चाहिए कि इसकी बॉडी में भी किस टाइप का रोग होना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। कि अगर किसी का एयर एलिमेंट में प्रॉब्लम है तो उसको किस तरीके का रोग होगा, बताओ जरा। शेखर जी बताना आप। मैडम अर्थ एलिमेंट उसका डिस्टर्ब होगा। एयर एलिमेंट अगर किसी का डिस्टर्ब है, हम्म। क्वेश्चन सुनिए, एयर एलिमेंट किसी का डिस्टर्ब है, हाँ उस हाँ। बॉडी में कौन से तत्व से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पृथ्वी तत्व। आकाश से रिलेटेड, एयर प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। नो नो नो, ब्रीथिंग, कफ। कफ वो नॉर्थ से आती है। मैं फिर से बताती हूँ, वायु मुझे वायु लगता है कि वो ये चीज अभी सबको नहीं हुआ है, मैं एक बार फिर से बता दूं, क्योंकि ये चीजें आपको आना बहुत जरूरी है। अगर किसी के घर में कोल्ड कफ, ब्रीथिंग इश्यूज, जैसे अभी गीतांजलि जी ने बोला है, ये बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहा है, और उसकी बात से, और मतलब इवन आप इसको ओबेसिटी से भी जोड़ सकते हो। ओबेसिटी को आप यहाँ से भी जोड़ोगे, और दूसरा अर्थ एलिमेंट से भी जोड़ोगे, वो मैं आपको अर्थ एलिमेंट में बताऊंगी। मैम आपका मैं बताऊँ? वाटर। मैं जी बताऊँ? जी 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 प्लीज। चक्कर आते हैं, फिर वर्टिगो होता है, हाथ और पैर में ध्रुजारी होती है, ये सब रोग होते हैं, बीमारी होती है। जैसे गैस्ट्रिक्स, आर्थराइटिस और नहीं, पैरालिसिस भी आई थिंक आर्थराइटिस नहीं वायु नहीं नहीं वायु नहीं से नहीं, मैं बता, रिलेटेड है। चलो मैं नो। पहले इसी क्वेश्चन का आंसर देती हूँ आप लोगों को, हालांकि मैंने बताया था, बट शायद ये एक चीज एक बार में समझ ना आया हो, मैं फिर से बता देती हूँ। एयर एलिमेंट अगर किसी को, तो उसको वायु से रिलेटेड रोग होंगे। अब वायु से रिलेटेड रोग मतलब क्या होता है कि उसके जोड़ों में दर्द होगा, वो कहेगा मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, कोई कहेगा मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है, कोई मतलब दर्द। क्योंकि जब बॉडी में कहीं पे भी वायु इकट्ठी हो जाती है ना, तो उसको
अर्थराइटिस बोलते हैं। अर्थराइटिस बोलते हैं कि वायु इकट्ठी हो जाती है और उनके जोड़ों में दर्द रहने लगता है, एनी काइंड ऑफ मतलब यहाँ दर्द वहां दर्द, ये कहीं पे भी बॉडी एक उनको होगा, तो ये एयर एलिमेंट उनके घर में डिस्टर्ब होने की पहचान है। और जब आपने ये पकड़ लिया तो अब आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि एयर एलिमेंट अगर डिस्टर्ब है तो इनकी ग्रोथ भी नहीं है, क्योंकि एयर एलिमेंट और क्या दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है। पेड़ पौधे कितना ग्रोथ करते हैं, आज आप एक सीड लगाते हो, वो 3 महीने में इतना फिर एक बड़ा विशाल पेड़ बन जाता है। तो एयर एलिमेंट से हम क्या देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं, कनेक्शंस देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो वहां से वायु से रिलेटेड मेरे वात पित्त कफ जो 3 रोग होते हैं ना आयुर्वेद में, तो वायु से रिलेटेड जो चीजें होते हैं वो हम वहां से देखते हैं। अभी वाटर एलिमेंट अगर डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, कफ रिलेटेड इश्यूज होंगे, ब्रीथिंग इश्यूज हो सकते हैं। आप इसको डिफरेंट काइंड ऑफ एलर्जी जो है बहुत सारे तरीके की, कोई कहता है कि इसको वेदर से एलर्जी है, कोई कहता है कि इसको डिओ परफ्यूम से एलर्जी है, कोई मतलब डस्ट से एलर्जी है, कुछ भी एलर्जीज तो आजकल इतनी इतनी तरीके की है कि आप उसी पे एक पूरा पेज लिख सकते हो। तो एनी काइंड ऑफ एलर्जी जो है वो हमारे नॉर्दर्न साइड से आती है, यानी कि जल तत्व जहाँ पे डिस्टर्ब होगा वहां पे गजेंद्र सर हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ ठीक है, वही मुझे एकदम से याद आया क्योंकि कुछ लोगों का डिमांड था उसका ना। तो आपके घर में अगर कोल्ड कफ किसी को बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहा है, इधर ओबिसिटी, आप फैलते ही जा रहे हो, और कोई कह रहा है कि मेरे को तो हवा भी लगती है, तो वो आपके घर का पानी डिस्टर्ब है, आपके घर का जो वाटर एलिमेंट है वो डिस्टर्ब है। आप पृथ्वी तत्व के डिस्टरबेंस से भी आपको बॉडी में फैट बढ़ता है। और क्या होता है, आपके वात से रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं। फायर एलिमेंट से के डिस्टर्ब होने से आपको पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं, जो पित्त के जितने रोग है ना, जो अभी किसी ने बोला था कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और डाइजेशन इश्यूज, और मतलब किसी को कोई कहता है भूख नहीं है, कोई कहता है कि कॉन्स्टिपेशन है, कोई कहता है कि मतलब ये है, एनी काइंड ऑफ पित्त पित्त से जो होते हैं सबसे ज्यादा रोग होते हैं एज पर माय नॉलेज, जितना मैंने पढ़ा है कि पित्त वात पित्त कफ, इनमें सबसे ज्यादा रोग अगर किसी इन्हीं में सारे रोग आ जाते हैं, और सबसे ज्यादा रोग इसमें पित्त से आते हैं, कफ से आते हैं और फिर वात से आते हैं। और पित्त मतलब आपके घर का फायर जोन डिस्टर्ब होने की वजह से, फायर जोन में प्रॉब्लम होने की वजह से आपके डाइजेशन इश्यूज रहेंगे। आपको या तो भूख नहीं लगेगी या खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो अग्नि है वो डिस्टर्ब हो गई। तो ऑब्वियस है कि आपकी बॉडी की भी अग्नि डिस्टर्ब हो गई, आपकी कैश लिक्विडिटी डिस्टर्ब हो गई, आपका कॉन्फिडेंस डिस्टर्ब हो गया। तो जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको, आपने आगे घर किसी का ग्रिड करना है, मैप बनाना है, मैप बनाओगे वो बाद की बात है, वो हम आपको सिखाएंगे, लेकिन सिर्फ स्टेटमेंट सुन के आपको समझ में आए कि मतलब ठीक है, आपने देख लिया कि इसका नॉर्थ में यहाँ पे ये चीज रखी है, यहाँ से यहाँ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में ये रखी है, वो एक कॉमन चीज है, वो हम आपको सिखाएंगे। लेकिन सिर्फ स्टेटमेंट सुन के भी आपको समझ में आना चाहिए कि किसके घर में कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसके घर का कौन सा एलिमेंट डिस्टर्ब है और इसकी बॉडी का भी कौन सा एलिमेंट डिस्टर्ब है। तब आप नेक्स्ट लेवल अपने आप को मानना, और वो आपको करना है सब लोगों को। तो अभी आपको मैंने बोला कि अगर किसी के भी घर में आपको फायर जोन में प्रॉब्लम आ गई तो आप बिल्कुल बोल दो कि आपको आपको ना पेट से रिलेटेड भी इश्यूज होंगे। तो ये आपको 2-3 चीजें मैंने आपको बताई, ये अभी आपको करना है। अभी हम आगे क्लास में बढ़ते हैं। आज हम जो दूसरा टॉपिक ले रहे हैं वो दूसरा टॉपिक भी आपके बहुत काम आएगा कि कैसे आप किसी भी लैंड को कैसे सिलेक्ट करें। बीमारी भी बता दीजिए, 5 क्या था पता नहीं, कुछ लिखा आपने बीमारी। बीमारी तो बहुत लंबा एक चैप्टर हो जाएगा। पित्त से रिलेटेड बहुत सारे रोग हैं, वात से रिलेटेड बहुत सारे रोग हैं, कफ से आप गूगल कर लीजिए, आप कफ से रिलेटेड रोग लिखिए, उसमें इतना बड़ा लिस्ट आ जाएगा और उनको लिख लीजिए। और आप फिर लिखना पित्त से रिलेटेड रोग गूगल से, तो उसका भी लिस्ट आ जाएगा। वो एक पूरा एक अलग से मेडिकल वास्तु एक अलग से टर्म होता है, कभी पढ़ेंगे तो बिल्कुल डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी मैंने आपको इतना बता दिया है
जो आपको बहुत काम आएगा। अभी मैंने बोला कि अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ा रहे हैं वो है कि आप कैसे किसी भी लैंड को सिलेक्ट करो अपने घर के लिए, अ, पंचभूत जैसे वायु के, पृथ्वी के, आकाश के। जी सर, मैंने नोट कर लिया है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और इसको ब्रीफ करूंगी कि पंच तत्व, पंच तत्व आपने पिछली क्लास में नहीं पढ़ा था शायद, कोई नहीं। अभी अभी आपको जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है अभी आप उसको पढ़िए। पंच तत्व को मैं फिर से एक बार और ब्रीफ कर दूंगी। तो आपको लैंड कैसे सिलेक्ट करनी है, कैसे पता चले कि लैंड आपके लिए स्पेसियस हो सकती है या फिर आपको बिल्कुल उस पे नहीं जाना है, क्योंकि सम टाइम्स आप देखोगे अपनी प्रैक्टिस के दौरान कि किसी के घर में कोई बहुत बड़ा वास्तु दोष नहीं होता है लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, जस्ट बिकॉज कि उनका जो लैंड सिलेक्शन है वही गलत है। उनके घर में उन्होंने जिस प्लॉट में मकान बनाया वो ही गलत है। तो उसको हम कैसे चूज कर सकते हैं, इसके लिए अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। गजेंद्र जी, आप प्लीज इसको कैरी ऑन करेंगे। हाँ, यस प्लीज। थैंक यू हाँ हाँ। विनीता जी, आपने यहाँ तक बहुत अच्छे से डिलीवर किया और आगे मैं डिलीवर कर देता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने आपको सिलेबस पढ़ाया था, उस सिलेबस के अंदर आप देखोगे 5 एलिमेंट्स एंड देयर रिलेशंस को आपको बता दिया है, सपोर्ट एंड डिस्ट्रॉय बता दिया है, कौन सा एलिमेंट किसको सपोर्ट करता है किसको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, डोंट वरी, जितना मैडम ने बताया है उसको एक बार रिवाइज करने की कोशिश करना। फिर भी रहेगा, वीकेंड पे हम लोग क्लास लेंगे और उसमें आपको फिर से ये चीजें रिपीट करवा देंगे, पर डोंट वरी, सब चीजें आ जाएंगी। अब फोर्थ टॉपिक लेते हैं, प्लॉट एंड लैंड सिलेक्शन। ठीक है, प्लॉट और लैंड सिलेक्शन उतना ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए जितना कि मतलब नींव, एक समझो समझोगे एक शुरुआत है, एक गोल्डन पीरियड है आपकी लाइफ के अंदर कि आप किसी लैंड के अंदर आप मकान बनाने जा रहे हो और आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है उस घर को, उस लैंड को चूज करने की, कि जिसकी एनर्जी से आपका फ्यूचर, उस घर में रहने वाले लोगों का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर आपको लैंड के अंदर भी चार पार्ट में डिवाइड किया गया है लैंड सिलेक्शन को। चार पार्ट है एज पर हमारे सम्रांगण सूत्रधार के अंदर, आपको ये ग्रंथ है हमारा, तो उसके अंदर आपको बताया गया है कि चार वर्ण के अंदर आप लोगों को लैंड सेलेक्ट करनी पड़ती है। चार वर्ण है आपके, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये आप ऐसा मत सोचिएगा कि आपको मैं किसी जातिवाद या फिर जाति से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, ये आपका किसी का भी जाति से रिलेटेड या कास्ट से रिलेटेड कुछ नहीं है, आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। ये ऐसे ही है जैसे आपका काम है, जो जिस प्रोफेशन से आप जुड़े हुए हो उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आपका जो कर्म है, जो आप कर्म कर रहे हो, जिस प्रोफेशन से आपको एनर्जीज मिल रही हैं, उस प्रोफेशन के आधार पे आपका कास्टिज्म किया गया है। यहाँ पे बाय बर्थ कोई कास्टिज्म नहीं है कि आपने किसी ब्राह्मण के घर जन्म लिया है तो आप ब्राह्मण हो गए, ऐसा नहीं है। ये ऐसा ही है कि अगर आपने किसी क्षत्रिय के घर जन्म लिया है और आप किसी को स्टडी करा रहे हो तो आपका आपका वर्ण चेंज हो गया, वहां पे आपके जीन्स चेंज हो गए हैं। इट्स लाइक है आपका, वो आपका कैलकुलेट होगा ब्राह्मण के लिए। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा इसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इसके अंदर थोड़ा सा डिटेलिंग दे देता हूँ। देखिए, ब्राह्मण की कैटेगरी में हमने उन व्यवसायों को रखा है जैसे कि जिसमें सोचने का काम है, जिसके अंदर आप एजुकेशन दे रहे हो किसी को, कहीं पे भी किसी भी प्रकार के एजुकेशन कहीं पे भी डिलीवर कर रहे हो आप लोग, और जहाँ पे सोचने का काम है, जहाँ धर्म कर्म का काम से जुड़े हुए हो आप, वो सारे व्यवसाय ब्राह्मण से जुड़े हुए हैं। जहाँ पे समझना और मनन करना, सोचना, इस तरह की व्यक्ति होगी तो वहाँ आप ब्राह्मण सोच सकते हैं, आप ब्राह्मण वर्ण के काम कर रहे हैं। ऐसे ही क्षत्रिय, राजा का काम है प्रजा को मतलब उसकी प्रोटेक्शन करना। ऐसे ही क्षत्रिय, क्षत्रिय से जैसे पता ही लग रहा है आपको, क्षत्रिय हो गया आपको पुलिस, आर्मी। ठीक है, जो भी आपके ऐसे वाले कर्मा से जुड़े हुए हैं, ऐसे वाले व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, ऐसे वाले एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए हैं जिसके अंदर आपको
किसी की प्रोटेक्शन करनी है, कहीं पे आपको लड़ने की जरूरत पड़े, एज ए सेना। जहाँ पे सेना, यस बिल्कुल, आर्मी, आर्मी मैंने बोला सर। तो आर्मी से रिलेटेड जो व्यवसाय के अंदर जुड़ा है उसके लिए क्षत्रिय उसका वर्ण हो गया है। चाहे वो किसी भी कास्ट में उसने जन्म लिया था, वो किसी भी कास्ट से रिलेटेड करता है, बट उसको जो भूमि उसको सपोर्ट करेगी वो क्षत्रिय वर्ण वाली भूमि सपोर्ट करेगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट भूमि है आपकी, क्षत्रिय के बाद वैश्य। वैश्य समाज आप लोगों ने सुना ही होगा, जो साहूकार होते थे पहले के टाइम के अंदर, साहूकार उनको बोलते थे जिनके पास धन संपत्ति ठीक थी, जो व्यापार करते हैं, जो अपने पैसे को ब्याज पे देते हैं, लोन पे देते हैं लोगों को, ठीक है, वो आपका वैश्य समाज हो गया। व्यापारियों को इस कैटेगरी के अंदर रखा गया है। जो कोई भी व्यक्ति बिजनेस करता है, बिजनेस से रिलेटेड चीजों से जुड़ा हुआ है, व्यापार कर रहा है, तो वो आपको वैश्य समाज आता है। चाहे वो गोलगप्पे की रेडी लगा रहा है, चाहे वो कुछ भी बिजनेस कर रहा है जिससे उसका डे टू डे काम चल रहा है, वो नौकरी नहीं कर रहा किसी के अंडर में, बल्कि उसने एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, लोग उसके अंडर में काम कर रहे हैं, वो एक मालिक है किसी कंपनी का, वो मालिक है एक छोटे से प्लेस का, वो मालिक है अपने खुद के काम का। तो वो आपका वैश्य कैटेगरी के अंदर आता है। उसके बाद हम फोर्थ कैटेगरी शूद्र है, जो फोर्थ कैटेगरी है। शूद्र जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि साफ सफाई की कैटेगरी जो है वो शूद्र आती है। साफ सफाई की कैटेगरी के अंदर आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो हमारे जो गटर है, जो हमारे सड़क है, उन चीजों को सफाई करते हैं जो जो भी लोग, मतलब जो साफ सफाई, जो कर्मचारी वाला काम है साफ सफाई वाला, वो आपका शूद्र वाली कैटेगरी में आता है। शूद्र इसलिए बोला गया है कि गंदगी को साफ करने के लिए खुद भी गंदा होना पड़ता है उन्हें, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है वो लोग गंदे हैं, ऐसा नहीं है, गंदगी को साफ करने के लिए खुद गंदे हो जाते हैं, ऐसा वाला काम है। वो कोई भी हो सकता है, कोई कोल गैस के कोल प्लांट, सॉरी आपका माइन के अंदर, कहीं भी माइन के अंदर काम कर रहा है, या फिर कोई आपका कोई क्लीनिंग का काम कर रहा है, या फिर आपका, देखिए आपको जो फार्मर्स हैं वो भी मिट्टी के साथ मिट्टी होते हैं, तो उनको भी हमने उसी कैटेगरी में रखा है कि वो मिट्टी के साथ मिट्टी होके उसी शेप में, मतलब मेहनत करके वो आपके लिए अन्न उगा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपका इस वाली कैटेगरी के अंदर आता है, मतलब जो आप तो वो शूद्र वाली कैटेगरी है। अब ये मैंने आपको चार कैटेगरी इसलिए पढ़ाई है कि ये चारों कैटेगरी के अंदर हम आपकी जमीन को बांटेंगे। जमीन को बांटने के लिए मतलब इनके चारों के अलग अलग कलर्स हैं। इन चारों के लिए जो जमीन है उनके अलग अलग टेस्ट है, ठीक है। आप यहाँ तक मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहला हम लोगों ने ब्राह्मण पढ़ा था। ब्राह्मण के लिए हमने सफेद जमीन, वाइट मिट्टी, मिट्टी का कलर आप देखोगे हाथ में लेके वाइट कलर की मिट्टी होगी, उसका टेस्ट मीठा होगा। टेस्ट का मतलब ये नहीं समझ लेना कि हमने जीभ के लगा के टेस्ट देखना है। स्मेल करोगे उसके अंदर से सुगंध आएगी, कोई भी गंध नहीं आएगी, सुगंध आएगी, ठीक है। मीठी सी स्मेल आएगी। मटके के अंदर आप लोगों ने मटके के अंदर पानी डाल के उसका स्मेल करो पानी का, तो वो मीठा मीठा सही आता है, गीला गीला सा, ठीक है, वो ऐसी वाली टेस्ट आता है। इसके बाद आपका जो क्षत्रिय है, क्षत्रियो के लिए रेड भूमि, लाल कलर की मिट्टी, इसको मैं डायरेक्टली कुरुक्षेत्र की मिट्टी से जोड़ना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र के अंदर मिट्टी देखोगे तो रेड है। वहां पे इतने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं। पानीपत है हरियाणा के अंदर, वो भी वहां पे भी काफी युद्ध हुए हैं, वहां पे भी मिट्टी रेड है। तो यहाँ पे लोगों का स्वभाव भी देखोगे तो वो क्षत्रिय जैसा है। वो वो मीठे प्यार से ही बोलेंगे तो ऐसा लगता है कि वो लड़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आप उड़ीसा की मिट्टी देखोगे वो भी रेड मिलेगी। आप बहुत सारे प्लेसेस को देखना, वहाँ की मिट्टी जरूर उसका कलर उससे मैच होगा। उसके बाद रेड कलर की मिट्टी, उसका गंध होगी, जो सुगंध होगी वो तीखी होगी। तीखी मतलब मिर्च जैसी, मतलब उसके अंदर से एक खड़ी स्मेल आएगी आपको। स्मेल करोगे तो उसको एक तीखापन सा महसूस होगा आपको। तो ऐसी जैसी तांबे जैसा कलर होगा उसका लगभग, ठीक है, तांबे जैसे कलर की मिट्टी होगी। तो अब इसके बाद क्षत्रिय के बाद है आपका वैश्य। वैश्यों के लिए हल्की पीली मिट्टी,
हल्की पीली मिट्टी, पीली रंग जैसी मिट्टी, लगभग गुजरात की मिट्टी अगर आप कोरिलेट करोगे तो सेम लगभग ऐसी ही है। वहां पे आपको मैक्सिमम मैक्सिमम बिजनेसमैन ही मिलेंगे गुजरात के अंदर। तो वो मिट्टी का इम्पैक्ट आता है आपके लाइफ के अंदर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ऐसे ही आपका जो शूद्र है, तो शूद्र के लिए डार्क ब्लैक, डार्क ब्लैक, डार्क ब्लू, बिल्कुल एक गहरी ब्लू जैसी, एक जैसा आप ऐसा सोच सकते हो कि कोयले वाली जो मिट्टी, कोयले की जो एशिज बचती हैं उस एशिज को गीला कर दो, ऐसा वाला कलर। ठीक है, तो वो वाला कलर आपका शूद्रों के लिए शूद्र वाले काम कर, शूद्र से कैटेगरी के अंदर जो काम करते हैं लोग, उनके लिए वो ऑस्पिशियस बताई गई है। अब ये जो मिट्टी है और जो लैंड है, उस लैंड के अंदर आपको ये सारी चीजें आपको देखनी है कि आपको अगर ऐसी वाली मिट्टी अपने व्यवसाय से रिलेटेड आपके प्लॉट के अंदर दिख जाए तो बहुत ही अच्छा है, फर्स्ट आपने विक्ट्री कर ली। अब आप सोचोगे कि मैं तो क्षत्रिय हूँ, मतलब या तो मैं आर्मी में हूँ और मैं रहता हूँ मैं महाराष्ट्र के अंदर, वहां पे तो मिट्टी काली है, तो मेरे लिए क्या होगा। ठीक है, डोंट वरी, ऐसा भी मत सोचना कि अगर वो कलर की मिट्टी नहीं मिली तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, वो भी आपको सॉल्यूशन दे देते हैं कि अगर आपको लगता है कि भी वो मिट्टी आपको नहीं मिल रही, प्लॉट तो हमने खरीद लिया, हम ऐसी भूमि पे रह रहे हैं, मैं कुरुक्षेत्र के अंदर रह रहा हूँ, मुझे मेरा काम है टीचिंग का और मेरी मिट्टी है लाल, तो मैं क्या करूँ, मैं टेंशन में हो गया, ऐसा नहीं होना। ठीक है, तो उसके लिए दो रास्ते हैं कि आप या तो उस मिट्टी के अंदर, मतलब वो आपको जो मिट्टी आपकी रेड है सपोज करो, और आपको चाहिए कि वो वाइट मिट्टी हो मेरे व्यवसाय के हिसाब से, और वो हल्की मीठी हो, तो उसके लिए आप मिट्टी इंपोर्ट करवा सकते हो, जो कि बहुत महंगा, बहुत बहुत ही महंगा काम है। ठीक है, तो डोंट गो विद दैट कि वो मिट्टी इंपोर्ट करा के आप अपने प्लॉट में 10 ट्रॉली मिट्टी की डालोगे, ऐसा मत करना। अ, अगर कोई सक्षम है, जैसे अभी दुबई के अंदर मिट्टी इंपोर्ट हो रही है इंडिया से, वो अच्छी अच्छी कंट्रियों से मिट्टी इंपोर्ट कर रहे हैं और वहां पे मिट्टी डाल के वो रेगिस्तान को हरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी होता है, वैसे मिट्टी इंपोर्ट होती है। आप अपनी उस प्लॉट के अंदर मतलब 1.5 फीट से लेके 10 फीट तक आप वो मिट्टी डाल सकते हो, प्लॉट का गड्ढा खुदवा के, तो आपकी वो लैंड अकॉर्डिंग टू योर वर्ण हो जाएगी और इट विल गिव यू प्रोस्पेरिटी। क्योंकि हर जगह तो हर तरीके की मिट्टी नहीं मिलेगी ना सर, हाँ, इसीलिए। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी सर, वो मैंने एक पहला ऑप्शन बताया कि अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो मिट्टी इंपोर्ट कर लो, वो मुश्किल है थोड़ा। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट आते हैं। ये मतलब उससे बाहर है कि भाई चलो मिट्टी मिट्टी इंपोर्ट नहीं हो सकती, बट आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपको मिट्टी नहीं मिल रही है ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घर का इंटीरियर का कलर अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन करवा के आप अपने घर का प्रोस्पेरिटी बढ़ा सकते हो, नो वरी। ठीक है, बहुत बड़ी टेंशन हो गई थी, नहीं तो मिट्टी का कलर कैसे चेंज करेंगे। मेरे को तो हो जाती, मतलब जब मैंने पढ़ा था तो मेरे को हो गई थी जब मैंने पहली बार सुना था ऐसा। चलो एनी हाउ, नेक्स्ट उस पे चलते हैं कि अब रही बात, चलो मिट्टी का कलर तो हम कोई बात नहीं, मिट्टी हमें जो जो मिली और हमने उस प्लॉट को परचेज कर लिया। अब उस प्लॉट के अंदर ठीक है, जब हमने घर बनाएंगे तो उसके अंदर हम कलर्स का यूज करेंगे। देखो, कलर्स का प्रभाव आपकी लाइफ में बहुत है, ये मेरे मेरे से लिख के ले लो कि कलर से ही जिंदगी चल रही है। आपके घर, आपके बॉडी के अंदर जो आपके सेंसेस हैं, उसके अंदर सबसे ज्यादा इनपुट आपकी आईज देती हैं। कौन कौन एग्री है मेरी बात से। इनपुट आपके सेंसेस हैं, जो सेंस में वो यस आता है, सर। आपका स्मेल आता है, आपका टेस्ट आता है जीभ से, आपकी स्किन से फीलिंग आती है, उसके बाद कानों से लिसनिंग आती है, और आईज से देखना आता है। आई से हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं चीजें। तो मुझे मैं मेरा कहना यह है कि मोर देन 70%, 75% हमारी आईज से हम इस संसार को देख पा रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हैं। जो सेंस का यूज कर रहे हैं, अपने 5 सेंसेस है, उसके अंदर आईज का सबसे ज्यादा महत्व है। एम राइट और रॉन्ग, कोई चैलेंज कर सकता है, नो प्रॉब्लम।
मुझे अच्छा लगता है कि कोई अगर बोले मुझे नहीं नहीं Yes, तुम तो गलत बोल रहे हो सर। बराबर। बराबर है नीलिमा मैडम। पहले आईज ही देखती है शायद। हाँ, आईज, आईज से मतलब जो हम चीजें देख पा रहे हैं ना, ज्यादातर ज्यादा सबसे पता ज्यादा यूज चलता आईज है। आईज होती है, आईज 75%। आईज से हम क्या देखते हैं, कलर देखते हैं, ठीक है। फिर हम बॉडी, बॉडी या किसी भी चीज की शेप क्लास देखते चल हैं। रही है। वो गोल है, पर ट्राइंगल है, हेक्सागोनल है, कैसा भी है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, जो भी है वट। कलर देखते हैं, शेप देखते हैं, ठीक है। कलर और शेप से अपने को समझ में आता है ये पेड़ है, ये हट है, ये वो है, वो मतलब फीलिंग आती है। और आईज से जब हम कलर्स को देखते हैं, ठीक है, तो हमारे हमारे दिल में, दिमाग में और हमारे फीलिंग सब चीजें कलर से चेंज हो जाती हैं। इस बात से कोई सहमत है कि कलर्स से हमारे हमारे अंदर अलग अलग फीलिंग्स आती हैं, मोमेंट्स चेंज हो जाते हैं। मुझे लगता है कोई एग्री नहीं है। चलो मैं बता देता हूँ कैसे हो जाते हैं हम कलर से एग्री। हम वाइट कलर जब देखते हैं अपनी उसके अंदर, मतलब जब जब भी हमें वाइट कलर दिखता है तो हमें क्या लगता है, जब हम किसी मुर्दे के ऊपर वाइट कपड़ा देखते हैं तो हम हमारा मन कैसा हो जाता है, शांत हो जाता है ना, बिल्कुल साइलेंट, पीस। चाहे हम कितने भी मतलब उ- जिस भी मूड में हो, जब हम व्हाइट कलर को देखते हैं बिल्कुल एक पीस, शांति हो जाती है, शांति का। देखो व्हाइट झंडा भी फहराते हैं तो उसका लड़ाई बंद हो जाती है। दो देशों में युद्ध हो रहा हो ना, तो व्हाइट झंडा फहराओ तो वो बंद हो जाती है लड़ाई। तो व्हाइट, व्हाइट कलर है पीस का, ठीक है, शांति का। और ऑब्जर्व, मतलब ये आपका रिफ्लेक्ट भी करता है चीजें, ठीक है। व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट करता है। जब आपके 7 कलर सन से गिरते हैं, व्हाइट चीजें तभी बनती है जब वो 7 के 7 कलर्स को रिफ्लेक्ट कर दे। ऐसे साइंस में पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब चलते हैं नेक्स्ट कलर आपका, जैसे ब्लैक कलर है, ऑब्जर्व है, अपने को उससे क्या लगता है, उदास। मन ऐसा हो जाता है कि उदास, कुछ ना कुछ दिक्कत है। रेड कलर है, अगर वो थोड़ा हो, प्लस के सिंबल में हो, डॉक्टर का प्लस का सिंबल है, वो मतलब ओके, चीजें ठीक है। अगर वो ज्यादा हो तो खतरा, ठीक है। ग्रीन कलर है, उससे जब उससे अपने को ये लगती है कि भाई सब कुछ चीजें मतलब ऐसा लगा लीजिए कि नेचर, नेचर का कलर है, उससे अब आपको अलग फीलिंग आएगी। ऐसे ही आपको ब्लू कलर से शांति की फीलिंग आती है। ब्लू कलर से आपको लगता है शांति नहीं, मतलब ब्लू कलर से आपको ये लगता है कि हम ग्रोथ का कलर है ये ब्लू कलर, ठीक है। हम ग्रोथ करें लाइफ के अंदर, मतलब चलना काम है पानी का, वो रुकता नहीं है। तो ऐसे अलग अलग कलर का अपनी लाइफ के अंदर जरूरत है, मतलब वो अलग अलग उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, अलग अलग प्लेसमेंट्स हैं उनके। तो अभी जो आपको लैंड सिलेक्शन में भी आपको कलर्स का इसीलिए महत्व बताया गया कि भाई लैंड सिलेक्शन कौन सी लैंड किसको किस वर्ण के लिए वो बनी हुई है, ठीक है। तो अभी मैं फिर वापस से अपने टॉपिक के ऊपर ही आ रहा हूँ, ठीक है। लैंड सिलेक्शन के अंदर चारों वर्णों के लिए अलग कलर है। अब वो कलर आप अपनी जब आप घर बना लोगे उसके अंदर उस कलर को ऐड करोगे तो अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन तो आपको वो कलर सूट करेगा, बट उसकी एक जोन है पर्टिकुलर, वो जोन आपको पढ़ाई जाएगी डायरेक्शंस के अंदर, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बताया कि लैंड सिलेक्शन हो गया, मिट्टी। अब मिट्टी के बाद आपका प्लॉट सिलेक्शन हो गया। प्लॉट, प्लॉट किस डायरेक्शन के अंदर फेसिंग हो, कि भी वो प्लॉट आपका आपके लिए अच्छा हो। तो ये वाला चैप्टर हम रिवाइज भी करेंगे, प्लॉट सिलेक्शन वाला। आप फिलहाल के लिए लिख लीजिए, कहीं पे भी थंब रूल ही मान लीजिए कि प्लॉट सिलेक्शन के अंदर सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी नॉर्थ फेसिंग प्लॉट को होती है, जो नॉर्थ डायरेक्शन में प्लॉट फेस कर रहा हूँ। सेकंड हमारी प्रायोरिटी पे रहता है, नॉर्थ नहीं मिल रहा जी, चलो नॉर्थ के बाद हम ईस्ट को प्रेफर कर देंगे, ठीक है। ईस्ट के बाद चलो ईस्ट भी नहीं मिल रहा जी हमें, तो फिर हम वेस्ट को प्रेफर कर देंगे, वेस्ट फेसिंग भी ले लो। साउथ का प्लॉट मैं मतलब 30% ही बोलूंगा कि 30% ही रिकमेंडेशन में आता है। वो भी डिपेंड करता है उसकी प्लॉट की शेप के अंदर, प्लॉट के ब्रह्म स्थान के अंदर प्लॉट रेक्टेंगल ट्रायंगल कैसा है,
बट साउथ का मैं जनरली आम इंसान को मैं रेकमेंड नहीं करता कि साउथ का प्लॉट ले लो। रीजन उसका ये है कि अब मैंने आपको 1 2 3 कैटेगरी बताई है, तो नॉर्थ का प्लॉट मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसलिए लिया है कि नॉर्थ का प्लॉट के अंदर एक एज ए लेमैन कोई भी एक व्यक्ति प्लॉट वहां पे घर बना लिया उसने और उसका गलत डायरेक्शन के अंदर उसका एंट्री आ गया घर का, तो वहां पे नुकसान वाली बात कोई नहीं है ज्यादा। ऐसा वाला कोई नुकसान नहीं है, ऐसा वाली कोई जोन नहीं है जिसको हम ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, और ऐसा वाला कोई नुकसान नहीं होगा जो रिवर्सेबल ना हो नॉर्थ के अंदर। सेकंड जोन में से मैंने बताई ऐसे ही ईस्ट में है, ऐसे ही वेस्ट के अंदर है। ठीक है, तो इस ये कैटेगरी वाइज इसलिए बनाया गया कि सबसे ज्यादा नुकसान साउथ के अंदर है। नीचे से चल रहा हूँ, सबसे ज्यादा जो हार्मफुल जोन है साउथ के अंदर है, और उसके जो एंट्री मेन मेन गेट की एंट्री हमें मिलती है वो आपके डिपेंड करती है किस फेसिंग में आपका घर है। ठीक है, तो इस उस वजह से आप लोगों को ये कैटेगराइज किया गया कि डायरेक्शन कौन सी लेनी चाहिए। अगर आपसे एक एक नजर में मतलब एक बार में अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि कौन सी डायरेक्शन का प्लॉट लेना चाहिए, तो एज ए सर डिस्टरबेंस है, प्लीज सबको म्यूट करेंगे। नयन जी, मैंने कर दिया, कर दिया। सर अगर अगर किसी का प्लॉट 2 साइड ओपन है, एक तरफ मनोज नॉर्थ भाई, है एक तरफ साउथ। मनोज भाई एक मिनट, मैं ये कंटेंट क्लियर कर दूं फिर देन आई विल गेट बैक टू यू। ठीक है, क्लियर करूंगा आपका जवाब, नो प्रॉब्लम। तो ये कैटेगरीज है ना, आपको एज ए वास्तु कंसल्टेंट कोई पूछे कि भी हाँ हमें हमारे पास नॉर्थ फेसिंग प्लॉट मिला है हमें, वो ले लें क्या, तो आप हाँ कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर अगर एंट्री देनी होगी जब आप वास्तु का ग्रिड करोगे, 16 डायरेक्शन निकालोगे, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू कि आप उनको एक एंट्री दे सको, बढ़िया वाली एंट्री। ठीक है, ऐसे ही ईस्ट में भी एंट्री दे सकते हो आप, और ऐसे ही वेस्ट में भी दे सकते हो। ये यूनिवर्सल वास्तु की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, वो एक नेक्स्ट स्टेप है कि कौन से व्यक्ति के लिए कौन से गेट की एंट्री ऑस्पिशियस है, वो हम पढ़ेंगे आपका एडवांस के अंदर, जो कि आपने जिस क्लास के अंदर ज्वाइन किया है, जिसके आप 2100 रुपये दे रहे हो, उसी में पढ़ाया जाएगा। ऐसे कंफ्यूज मत होना ये वाली कौन सी क्लास स्टार्ट होंगी। हमने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों को 0 से Z तक बताएंगे। ठीक है, कोई भी चीज आपको आपको हम बताएंगे कि वो इसमें पढ़ाएंगे, तो ऐसा कंफ्यूज मत होना, मन मत तोड़ना, सब आपके लिए है। ठीक है, आ, आज के लिए हमने आपको पंच तत्व बता दिए और डिस्ट्रॉय क्रिएट बता दिया, आपको वर्ण बता दिए। ठीक है, चारों वर्ण के लिए कौन सी भूमि ऑस्पिशियस है, और कौन से अब इनके लिए आपको डायरेक्शंस बता दी, प्लाट एंड लैंड सिलेक्शन। अब इसके अंदर एक छोटी सी चीज जोड़ देता हूँ जल्दी जल्दी के लिए। वर्ण के अंदर आप लोग है ना, एक चीज और ऐड कर लीजिए अपनी अपनी लाइफ के अंदर, जो जिस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, जैसे मैंने वर्ण बोले हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट्स मेरे याद आ गया तो मैं बता रहा हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है हमारे पास कि हमने स्क्रिप्ट लिखी हुई है और उस स्क्रिप्ट को पढ़ के याद करके बोल रहे हैं। जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमने प्रैक्टिकल सीखा हुआ, वही आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, वर्ण के हिसाब से आप जोड़ लीजिए, भोजन को भी जोड़ लीजिए। आप लोग अपनी अपनी लाइफ में अपने अपने भोजन को अकॉर्डिंग टू योर कर्म, जो आप काम कर रहे हैं उसके हिसाब से जोड़ लीजिए, और आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा उस चीज का। नहीं तो आपको कहीं पे पानी का टेस्ट भी देखोगे कि पानी का टेस्ट कहीं पे आपको मीठा दिखेगा, कहीं पे पानी का टेस्ट किसी के घर में आपको तीखा दिखेगा। लैंड टू लैंड आप जा रहे हो तो पानी के टेस्ट से भी उस लैंड का पता लग जाता है कि भी ये लैंड कैसी है। ठीक है, एमपी की गेहूं है, वो आपको हल्की सी कड़वाहट में ही दिखेगी। वहां वहां उस भूमि में जैसा अन्न बोओगे, ऐसी ही भूमि के उस अन्न के अंदर टेस्ट आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही आप ये सोच लीजिए कि जैसा अन्न आप खाते हो ऐसा ही आपका मन हो जाता है। ये तो सुना होगा आप लोगों ने। कोई है कोई मेरा साथी बनेगा? मुकेश जी, यस सर, जैसा जैसा हम अन्न खाते हैं, जिस एनर्जी का अन्न हम खाते हैं, जिस मिट्टी से वो अन्न उगा है, उस मिट्टी के अकॉर्डिंग हमारा मन हो जाता है, हमारा नेचर हो जाता है। मेरी बात से सहमत हो आप? यस सर, सहमत हूँ।
सही बोला है बिल्कुल। यस सर, बिल्कुल सही, 100%। थैंक यू। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे कि आप किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को बचपन से आप नॉन वेज मत खिलाइए और उसको एग मत खिलाइए, उसको ओनियन मत खिलाइए, सात्विक भोजन करवाइए उसको। और एक व्यक्ति को आप एग एग भी खिलाइए, उसको मीट भी खिलाइए, चिकन भी खिलाइए, सब खिलाइए। आप जब वो बच्चा 10-12 साल का, 15 साल का होगा, उसके दोनों के हाथ में ऐसा करना, जो आपका, जो बचपन से नॉन वेज खा रहा है और जो नहीं खा रहा, जो नहीं खा रहा है उसको आप बोलोगे इस व्यक्ति को थप्पड़ मारना है या इसके साथ चीटिंग करनी है, तो उससे होगा ही नहीं। यस सर, करेक्ट। और अगर वो जिसने बचपन से ही नॉन वेज खाया है, मीट खाया है, चिकन खाया है, तो अगर आप उसको बोलोगे ना गलत एडवाइस देने के लिए, वो 1 मिनट में पकड़ लेगा आपको, यस सर, वो कर लेगा। यस सर, तामसिक हो जाएगा। तामसिक भोजन हो गया वो। एक्चुअल में ऐसा होता है कि आपके भोजन का आपकी प्रवृत्ति के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर 100% इम्पैक्ट पड़ता है। तभी एक लैंड सिलेक्शन बोली गई है। मेरे कुछ नोन है जो दिल्ली के अंदर मतलब अच्छे लेवल की बनिया फैमिली है, वो लोग अपनी जो गेहूं है वो हरिद्वार से मंगाते हैं। ठीक है, अपने घर का अन्न है ना वो, उनकी 5-7 जो भी गेहूं वो लगती है या फिर चना लगता है, वो उधर से मंगा लेते हैं। वो बहुत लहसुन भी नहीं खाते घर के अंदर, प्याज भी नहीं खाते, इतना ख्याल रखते हैं अपने खाने का। बिल्कुल सात्विक है और जीवन भी अच्छा है। 75 की एज के अंदर भी हष्ट पुष्ट है, कोई रोग नहीं है। ऐसे लोग हैं क्योंकि सात्विक खाना खाया उन्होंने हमेशा। मन भी ऐसा ही है बिल्कुल, वो मीठे चाहे कितनी भी टेंशन आ जाए लाइफ के अंदर, तो वो मतलब उनका मन भटकता नहीं है। तभी मैडम ने, आपको याद हो विनीता मैम ने आप लोगों को बोला था कि जो जो ये क्लास ज्वाइन कर रहा है, हमारे साथ इनरोल हुआ है, वो अपने भोजन को सात्विक बना ले। ठीक है, सही। तो सही। ये लैंड का प्रभाव है, ये लैंड का। खा के देख लेना आप खाना ऐसा, मतलब ऐसी लैंड के अनाज खाना शुरू कर दो घर में। कुछ लोग बोलते हैं कि चिड़चिड़ चिड़चिड़ होती है, मतलब लड़ाई करते हैं, हाइपरनेस रहती है, वो हो सकता है वो जो अन्न है ना वो ऐसी भूमि से आया हो जो यूज कर रहे हो। यस सर, सब्जी में भी होता है ऐसे। हाँ ऐसा होता है, तो आप लोग प्लीज ध्यान रखना, खाने का भी प्रभाव रखना। अब मैं आप लोगों को ये खाने से जोड़ रहा हूँ कि आप अपना खाना अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग यूज कीजिए। जो ब्राह्मण लोग हैं, जो अभी टीचिंग लाइन में जा रहे हैं या फिर सीख रहे हैं, लर्नर्स हैं, वो थोड़ा थोड़ा खाना खाने के बाद गुड़ या मीठा जरूर खाएं। ठीक है, आप लोगों को हेल्प मिलेगी, आप लोगों की लैंग्वेज, आप लोगों की वाणी, आप लोगों का ओरा मीठा होगा। ठीक है, यस सर। अगर आप लोगों को जीवन में कोई भी व्यक्ति ऐसा लगे, लड़ता बोलता है यार, कड़वा ही बोलता है, जब भी बोलता है कड़वा ही बोलता है, ठीक है, उसको मिश्री खाने के लिए बोल दो। 21 दिन के बाद मेरे से बात करना आप, भाई हाँ जी फर्क तो आ गया। 21 डेज। ठीक है, जो भी टीचिंग लाइन में है, ब्राह्मण से मतलब सोचने की या उस तरह की पब्लिक रिलेशन के अंदर है, जो वो आप लोग अपने खाने के अंदर थोड़ा सा मीठा ऐड कर लीजिए। ब्राह्मण के लिए मैंने बोला ही, ऐसे ही मैं आप लोगों को क्षत्रिय के लिए बोलता हूँ। वो थोड़ा सा डिफेंडर होते हैं, उनको फाइटर होते हैं, उनके लिए मैं तीखा बोलता हूँ, वो अपना खाना तीखा खाए। अगर उनको डिफेंडर बनना है, उनको कोई लगता है बिल्कुल शांत है, वो चोर से भी ऐसे बात करता है जैसे चोर पुलिस हो, पुलिस वाला चोर हो। ठीक है, वो डरता है, मतलब उसके अंदर ऐसा नहीं है, तो थोड़ा सा तीखा खाएगा वो एक्टिव हो जाएगा। तो खाने से भी आप लोगों के जीवन में इम्पैक्ट आता है। ऐसे ही जो वैश्य हैं, जो भी बिजनेसमैन है, जो भी अपना पर्सनल बिजनेस चला रहे हैं, कहीं पे भी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने खाने के अंदर खट्टा, ठीक है, अचार, मारवाड़ी लोग जानते हो आप लोग, जी। मारवाड़ी जितने भी हैं वो अचार, पापड़, है ना, थेपला, यस। और वो मतलब उनका पापड़ के बिना उनकी खाना ही नहीं चलता। जितने भी बनिए होंगे ना, आप लोग गोलगप्पे खाते मिलेंगे। बड़ा बड़ा उनका वो फैक्ट है, देखना आप लोग बनिए है ना, खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। और खास तौर पे उनको चटपटा ही खाना है, तीखा नहीं खाना, चटपटा। और देख लो बनिए कैसे, मतलब उनकी जीवन में किसी चीज की कमी हो तो बताओ।
मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ कि बिल्कुल तथ्य, मतलब ये आप अपने खाने से भी अपने वर्ण को जोड़ के खाएंगे तो आपके लिए अच्छा है। अब हम नेक्स्ट उसके अंदर जाते हैं। शूद्र। अब शूद्र है, अब बेचारा वो घुस गया वो गंदे नाले के अंदर, और वो सफाई करके और रात को उसको फिर रोटी अच्छी लगेगी? मुझे तो नहीं लगेगी। ठीक है, वो खाना खा ही नहीं सकता। तो मैं उनको बोलता हूँ कि भी ऐसे वाले जो लोग हैं, मजबूरी है उनकी, वो हल्का सा अपने खाने के अंदर कड़वाहट डाल ले। ठीक है, मुंह से कुछ नहीं बोलूंगा मैं, क्या क्या कड़वा कर तो वो उनके लिए वो बनी ही चीज है उनके लिए। देखो, कोई भी चीज बनी है ना धरती के ऊपर, वो मतलब उनके लिए बनी है, कि उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग बनी है। हर व्यक्ति के लिए हर चीज नहीं बनी है खाने के लिए। वो नॉन वेज भी खाते हैं, क्योंकि ऐसा वाला काम करना तो वो ड्रिंक भी करते हैं। ठीक है, और उनको करना भी पड़ता है, अगले दिन फिर काम पे जाना है, मजबूरी है। ऐसी उनकी प्रवृत्ति होती है, आप देखना उनकी प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है। तो एनी हाउ, ये मैं वर्ण के हिसाब से मैंने आप लोगों को खाना जो बोला है। आप और दूसरा इम्पैक्ट बताता हूँ आपको। आप किसी के घर पे जाना, उनका पानी पीना, किसी का भी XYZ जिसको आप नहीं जानते, आप जब उनके घर का पानी पियोगे ना, तो आपको टेस्ट में भी पता लग जाएगा कि ये कौन से उससे है, कौन से वर्ण से है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप लोग पानी पीते हो हर घर का, मतलब दोस्त है, रिलेटिव है, कहीं पुलिस स्टेशन जाते हो, कहीं जाते हो, तो आपको पानी में टेस्ट में फर्क नहीं लगता? लगता है। लगता है। लगता है सर जी। लगता है। ठीक। Yes, हाँ, sir. मतलब आप लोगों को जब किसी के घर में जाओगे ना, पानी पियोगे, अपने घर का पानी अलग लगता है, उनका अलग लगता है। ऐसा क्यों, जबकि आप तो एक ही जमीन पे रह रहे हो? आप अपने फ्लैट्स में ही देख लेना, फ्लैट में ही नीचे से ऊपर तक 10 फ्लैटों में पानी टेस्ट करना, 10 के 10 का अलग मिलेगा। ऐसा क्यों? पानी भी सबसे ज्यादा सबसे बड़ा ऑब्जर्वर है, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का ऑब्जर्वर पानी है। पानी पी लो घर का, आपको पता लग जाएगा इस घर में नेगेटिविटी पॉजिटिविटी क्या है। ठीक है, आज का मतलब मेरा टॉपिक यहीं तक था। मतलब इस टॉपिक के अंदर मैंने कोशिश करी देने की वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। ये आप लोगों को सुनने को नहीं मिलेगी, मेरा वादा है आप लोगों से। इसमें से कुछ चीजें सुनी होगी, कुछ चीजें नहीं सुनी होंगी। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए, और आप लोगों को बहुत मतलब डीप ज्ञान मिलने वाला है। ये और मेरा हम टमाटर बॉक्स जल्दी दे. अपने सिलेबस थैंक से बिल्कुल भी पीछे नहीं है, हम अपने सिलेबस से आगे ही हैं। वो भी आप दे. लोग कंटेंट बताया गया, सिलेबस बताया गया, सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा चलेंगे। एक एक नॉलेज दे चीज रहे हो। आपको बिल्कुल डीपली बताई जाएगी, वो और भी दे. टाइम पे अपना सिलेबस पूरा काम कर रही करेंगे है. विद प्रैक्टिसेस। चलो ये अभी खोल के डाल दी इसकी कैप्शन. ओपन करते हैं जी आज का सेशन के। गजेंद्र सर, मनोज जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। ओके। हाँ एक मिनट मैडम, एक मिनट, मैं म्यूट ऑन जी कर दूं पहले। हेलो। विनीता जी अनम्यूट कर लीजिए आप अपना। हाँ, ये हाँ, मनोज हैंड रेज कर रहे थे, प्लीज। सर मनोज मनोज जांगड़ा जी, पहला क्वेश्चन जी सर। आपका ले लेते हैं सर। आज जो हमने पढ़ाया उसके अंदर कोई क्वेश्चन है आपका कंटेंट से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। सर सोइल सिलेक्शन के लिए आपने बताया, प्लॉट सिलेक्शन करने के लिए हमने कलर भी देख लिया, हमने टेस्ट भी देख लिया। अब अगर मान लो कोई प्लॉट नहीं परचेज करता, कंस्ट्रक्टेड प्लॉट फ्लैट में जाता है या कंस्ट्रक्टेड मकान में जाता है, तो क्या चीज देखेगा इसको, क्योंकि ये चीज तो वहां पे नेग्लेक्ट हो गई फिर। तो सर मैंने आपको बताया था कि अपने वर्ण के अकॉर्डिंग आप घर के इंटीरियर का कलर आप अपने वर्ण के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिए। आप उस घर घर को कलर करके भी आप उस घर को आप वास्तु ऑस्पिशियस बना सकते हो। मतलब परचेज कोई भी करें डायरेक्शन वाइज, बाद में उसको फिर जो है कलर कोडिंग के हिसाब से फेवरेबल बनाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो सर, ऐसा है, आ, हमें वो बताना जरूरी था कि लैंड सिलेक्शन कैसे होती है। जी। अब लैंड सिलेक्शन वाला मैटर तो हो गया है। आज की डेट में मॉडर्न वास्तु के अंदर क्या है, ये आपको मैंने मॉडर्न प्लस आपका ट्रेडिशनल, मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों जोड़े हैं मैंने इसमें अंदर।
तो मॉडर्न के अंदर मैंने आपको बता दिया कि आप कलर कर लीजिए घर के अंदर। ट्रेडिशनल में क्या है कि आपको अगर मौका मिल रहा है, मैंने आपको बोला था कि गोल्डन चांस है कि अगर आप मिट्टी भी सिलेक्ट कर सको तो वो पता तो होना चाहिए सर। मौका नहीं मिलता वो बात अलग है, पर मैं अपने को पता होना चाहिए क्योंकि कि बोलूं, मैं कुछ बोलूं क्योंकि सर मिनिस्टर? मिट्टी के लिए ना, मतलब एक तरह से रीजन ही चेंज हो जाएगा, तब जाके मिट्टी में चेंज आएगा। नहीं इंपोर्ट भी कर सकते हो सर, जेब अलाउ करनी चाहिए आपकी। अभी दुबई वाले एक्चुअली मंगा ही रहे हैं ना, दुबई वाले तो मंगा ही रहे हैं इंडिया से मिट्टी। मनोज सर, एक्चुअली क्या है वो ना, मैं देखिए वो मैं बताऊंगा मनोज जी। उसमें क्या है कि एक शल्य दोष होता है, मैं शल्य दोष नेक्स्ट उसमें पढ़ा दूंगा, आज टाइम हो गया। नेक्स्ट क्लास में मेरे को याद दिला देना। एक शल्य दोष होता है, शल्य दोष को दूर करने के लिए हमें मिट्टी मंगानी भी पड़ती है, मंगानी ही पड़ेगी, कोई रास्ता नहीं है। एक शल्य दोष आएगा, मैं ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। वो लैंड के अंदर होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर सबसे पहला चैप्टर हमारा शल्य दोष ही होगा। शल्य दोष हम लोगों ने सिलेबस में नहीं डाला है, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को शल्य दोष होता क्या है। ठीक है, उसके अंदर शॉर्टकट में बता देता हूँ, मिट्टी इंपोर्ट करनी पड़ती है बस, कौन सी कैसी कहाँ से क्यों, वो सब आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो उसमें कुछ परसेंटेज मैटर करती होगी, हाँ भाई हमारे को इतनी चाहिए बस बस प्लॉट के सारा अकॉर्डिंग। सारा आप ही बता दोगे सर, मैं क्या बताऊंगा। मनोज सर, पता है क्या एक्चुअली क्या है, जब आप अगर आप देखिए, अगर आप सिर्फ पर्सनल उसके लिए कर रहे हैं तो ये आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ, बट अगर आप प्रोफेशनल करना चाह रहे हो ना, तो बहुत लोग आपको बुलाएंगे। अब हमारे पास बहुत बार कॉल आ जाता है कि हमें प्लॉट सेलेक्ट करना है, आप टाइम दे दो। तो हमें तो अपना बेस्ट देके आना है ना। हम उनको जी। बता सकते हैं कि आपके लिए ये वाला प्लॉट नहीं, ये वाला। अगर वो आपको ऑप्शन बताएंगे कि हमें डीलर ने 3 प्लॉट दिखाए हैं, आप हमारे साथ चलिए और आपसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, और तब आप उन 3 में से एक चूज करना है आपको, तो आपको ये चीजें बहुत काम आएंगी। ओके, हाँ, और मतलब हम ऐसा इस होता है। इस प्रैक्टिस से मतलब कोई भी प्लॉट हो या फ्लैट हो या कंस्ट्रक्टेड मकान हो, मतलब उसको हम फेवरेबल अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। एक एक बहुत सारे लोग ऐसे प्लॉट सिलेक्शन के लिए बुलाते हैं। खुद मैं गई हूँ, बुलाते हैं कि भाई आप लोगों को इस चीज की नॉलेज है तो आप हमें बता दीजिए, क्योंकि हमें डीलर ने 3 प्लॉट दिखाए हैं, हमें एक प्लॉट लेना है, तो हमें कौन सा वाला फाइनल करे। तो वो टाइम पे ये चीजें आपको बहुत काम आएंगी। इसके अंदर विनीता जी, एक मिनट आप मेरे को और दे दीजिए, मैं दो चीजें और जोड़ने जा रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, मेरे को एक चीज और याद आ गई है। एक नजर में अगर आपको लैंड देखनी है कि भाई ये लैंड कैसी है, तो उसके लिए आप जो उसके अंदर घास उगी हुई है ना, देखो ये भी देख रहे हैं, एक पड़ता है। अगर घास उगी हुई है, घास एक तो दुर्वा होती है, दुर्वा होती है जो गणेश जी को चढ़ती है ना पूजा के लिए, अगर ऐसी जी। वाली घास मिल जाए ना आपको किसी प्लॉट के ऊपर, वो पॉजिटिव है, ओके। पहली चीज। दूसरी चीज, नेचुरल ग्रास जो हरे वाली होती है, ग्रीन है, पर वो सॉफ्ट है, ठीक है, वो भी आपकी पॉजिटिव है। तीसरा, जिस जमीन के ऊपर कोई भी पेड़ नहीं है, कोई भी वनस्पति नहीं है, कोई घास नहीं उगी हुई, वो नेगेटिव है। ठीक है, और जिस लैंड के ऊपर आपको गड्ढा दिखे, मतलब गड्ढा इन द सेंस पुराने टाइम पे वो तालाब था, अब वो उसके ऊपर प्रॉपर्टी डीलर ने या फिर लैंड मेकर्स ने उनको मतलब एक्वायर करके उसके अंदर वो बना दिया, प्लॉट काट के दे दिए। ठीक है, तो वो भी नेगेटिव है। ठीक है, ये एक एक नजर के लिए मैं आपको बता देता हूँ, कोई कैसे कैसे वाली जमीन हमने नहीं देखनी। पहले के टाइम पे वो हो सकता है बड़ा कब्रिस्तान था, आज वहां पे वो प्लॉट काट दिए गए हैं। ठीक है, शहर के बीच में आप देखोगे ऐसी चीजें, तो वो नेगेटिव है। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे आपका पहले यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोई तालाब था, कोई गांव का कोई कुआं था, या कोई यहाँ पे कब्रिस्तान था, कैसे पता लगेगा हमें? है ना क्वेश्चन दिमाग में एक। आज तो प्लॉट कट गए, सारे बराबर हो गए। तो और वो भी नहीं बताएगा प्रॉपर्टी डीलर, क्योंकि मैं दिल्ली से जाके चंडीगढ़ खरीद रहा हूँ प्लॉट। तो उसका आंसर ये है
कि आप गूगल अर्थ प्रो से उसके एक टाइम फ्रेमिंग आती है, वो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। जब मैं आप लोगों को गूगल अर्थ प्रो से डिग्री लेना सिखाऊंगा तो मैं आपको टाइम फ्रेम वाली पिक्चर्स भी दिखाऊंगा, ठीक है। डोंट वरी, आपको लैंड का ये बताया जाएगा, इस लैंड पे आज से 10 साल पहले क्या था, तो वो गूगल अर्थ प्रो के अंदर फीचर है। सर दूसरा, राजेश जी का भी हैंड रेज है, इनसे भी क्वेश्चन एक मिनट मैडम, ये कंप्लीट हो जाएगा कि एक नजर में थोड़ा सा तो इनका क्वेश्चन लेंगे मैडम सबके, नो नो वरी। थोड़ा जब बात चली होती है तो फिर चीजें देखो, क्योंकि स्क्रिप्टेड नहीं है। आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, हमारे पास कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई, हम आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, दैट्स इट। ये बात ध्यान रखना कि ये सब एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस से ही चीजें बताई जा रही है। जो हमने पढ़ा था वो कब पढ़ा था पता नहीं, उसके बाद हम जुड़ते चले गए। ये आप ये चीजें देखना। दूसरा, जिस जमीन के ऊपर मंदिर की छाया ना पड़ती हो, याद रखना, जिस जमीन के ऊपर मंदिर की छाया ना पड़ती हो वो मकान भी वो प्लॉट भी अच्छा है। तो एक प्लॉट की जो बाउंड्री है वो कब्रिस्तान के साथ ना लगती हो, वो मंदिर के साथ ना लगती हो, वो भी अच्छा है। इन दोनों के साथ लग रही है तो लेना नहीं है। मंदिर के साथ, गुरुद्वारे के साथ, मस्जिद के साथ कोई भी मकान नहीं लेना है, प्लॉट नहीं लेना है। अपने कस्टमर्स को बता देना, ठीक है। एक नजर की बात करो, टी पॉइंट का प्लॉट नहीं लेना है। ये मोटी मोटी चीजें लिख लो, थंब रूल है ये। क्यों है, कैसे है, वो हम आपको आने वाले टाइम में बताएंगे। क्योंकि आज लैंड और प्लॉट सिलेक्शन की बात चल रही है, तो इसी के अंदर ये बता दे तो अच्छा है। टी प्लॉट का क्या बताया सर आपने, अभी लास्ट वाला? टी पॉइंट का, टी पॉइंट मतलब अच्छा, सड़क टी की, पॉइंट का। हाँ, टी पॉइंट का प्लॉट नहीं लेना है। जब फ्लैट्स जो टी पॉइंट पर हैं तब सर फ्लैट्स नहीं हो सकते टी पॉइंट के ऊपर, पूरी वो कॉलोनी होगी, मतलब एक वो सोसाइटी हाँ होगी। कॉलोनी है जो सोसाइटी सोसाइटी होंगे होगी टी सर, पॉइंट पर, हाँ। सोसाइटी में टी पॉइंट नहीं काम आएगा। अच्छा वो है, अच्छा उसको कंसिडर नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, हम प्लॉट की बात करें सर, वी ठीक आर है, आस्किंग अबाउट द प्लॉट। ओके ओके। प्लॉट कहाँ कहाँ के काम नहीं करते, ठीक है। जिस प्लॉट के सामने जिस प्लॉट के सामने कोई भी बड़ा खंबा, कोई भी ट्रांसफार्मर, कोई भी बड़ा पेड़, जिस पेड़ की छाया प्लॉट के ऊपर पड़ती है वो भी नहीं लेना। और शेरमुखी प्लॉट सर? मैडम आ रहा हूँ, आप अंतर्यामी हो गया, कौन हो, नीतू जी? जी सर। वो कहते हैं ना, जुबान जुबान पे आई बात को पकड़ लिया हमने। थैंक यू वेरी मच याद दिलाने के लिए, वो भी आ रहा हूँ मैडम, ठीक है। जिस भी प्लॉट के आगे कोई कुआं है या फिर कोई गड्ढा है या कोई तालाब है या कोई ट्रांसफार्मर है, कोई ऑब्स्टेकल है, कोई बड़ा पेड़ है, बड़े पेड़ भी ऐसे होते हैं ना कुछ जो जरूरत से ज्यादा छाया देते हैं घर की छाया, सर घर के ऊपर। कॉर्नर प्लॉट्स क्या होते हैं वो भी बताना प्लीज। वो मैडम लैंड एंड प्लॉट, उसमें साइजेस ऑफ प्लॉट में बताएंगे आपको, ठीक सर है। आपने बोला तालाब के पास नहीं होना चाहिए और लेक वगैरह हो तो? नहीं मैडम, मतलब नियर टू लेक भी नहीं लेना चाहिए घर? नहीं लेना चाहिए मैडम। लेकिन सर ये अगर ये लेक मान लो नॉर्थ साइड की तरफ आती है प्लॉट के, फिर? मैडम नहीं लेना चाहिए। ओके। रीजन क्या लेक के नियर नहीं लेने का? एनर्जीज। रीजन मैडम देखो क्या है, मतलब उसके अंदर बहुत तरह के जानवर रहते हैं मैडम, लेक के अंदर, अनगिनत, गिनती नहीं है, ठीक है। पुराने टाइम में तो इसलिए बोला जाता था कि वहां पे अगर बीमारी फैलेगी या वहां पे बाढ़ आ जाएगी या फिर तूफान आ जाएगा तो आपका घर सबसे पहले डूबेगा। आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, वो तालाब की तरफ निकल लिया तो वो उसका भी डर है, ठीक है। तो मतलब ये वाली चीजें ना होनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, है ना, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया और एक मरने चल दिया, तालाब मिल गया पास में ही, है ना, तो नहीं लेना है मतलब।
मैं तो लेकिन जा सर रहा ऐसे तालाब के साइड है ना, दोनों साइड देखें सर, बहुत सारे जैसे कि फ्लैट सिस्टम बने हुए हैं, मैडम, मैंने क्या बोल दिया आपको? ऐसा नदी नदी बह रही है। नहीं, नदी और तालाब के पास तो घर लेना ही नहीं, 1 मिनट में कूद जाता बंदा गुस्से में। ठीक है। और इसके बाद शेरमुखी प्लॉट है, वो आप, शेरमुखी प्लॉट ऐसा होता है कि आगे से 20 फीट का होगा या फिर 40 फीट का होगा, पीछे से वो आ, मतलब थोड़ा सा कम होगा, उससे थोड़ा सा भी ज्यादा भी हो सकता है। वो मैं मैडम, ये वाला आपको जो शेरमुखी और वो प्लॉट है ना, वो आपको वो मैं प्लॉट्स के अंदर पढ़ाऊंगा, काइंड ऑफ प्लॉट्स। शेरमुखी प्लॉट लिख ही लो, वैसे जो प्लॉट आगे से खुला है, पीछे से भिड़ा है, मतलब उसका एंट्रेंस जो है, एंट्रेंस याद रखना, एंट्रेंस जो है वो मिलेगा आपको उसके बैक एरिया से ज्यादा। एंट्रेंस होगा 20 फुट का, और जो बैक वाला एरिया होगा वो 15 फीट का हो सकता है, 18 फीट का हो सकता है, वो 10 फीट का भी हो सकता है। आगे से खुला, पीछे से बंद। ऐसे ही गौमुख होता है, आगे से बंद, मतलब कम, पीछे से खुला, वो ऑस्पिशियस है, वो अच्छा है। तो लगभग लगभग यही वाले प्लॉट्स थे जो आपको नहीं लेने हैं, मना कर देने हैं। ठीक है। और जिस प्लॉट के अंदर पीपल का बड़ा पेड़ लगा हो ऑलरेडी, बरगद का पेड़ बड़ा हो लगा हो प्लॉट के अंदर, वो भी नहीं लेना। अब आप बोलोगे वो क्यों नहीं लेना? उसके अंदर पक्षी, तो जितने भी जीव जंतु है, पक्षी है, उन्होंने अपना घर बनाया था उस पीपल के पेड़ के ऊपर। वो जब आप पीपल का पेड़ तोड़ोगे, उसको निकालोगे, तो उसकी नेगेटिविटी सारी आप लोगों को लगेगी, क्योंकि आपने किसी का घर तोड़ के अपना घर बनाया है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई मतलब कुछ मैंने गलत बोला तो प्लीज कम टू मी, मेरे से बात कर सकते हो। सर ये शेरमुखी और गोमुखी फ्लैट लेना है कि नहीं लेना है? शेरमुखी प्लॉट अच्छे रहते नहीं हैं कि लेना। नहीं रहते? शेरमुखी प्लॉट नहीं लेना है, गौमुखी प्लॉट ले सकते हो। पर शेरमुखी प्लॉट अगर किसी को सस्ता मिले, ठीक है, सुन लेना मेरी बात मैडम। शेरमुखी प्लॉट किसी को सस्ता मिल जाए तो मेरे पास आ जाना, उसको मैं बढ़िया बना के दे दूंगा प्लॉट को, उसको ठीक कर सकते हैं। सस्ता मिलता तो ले लेना, उसको उसका इलाज है। ठीक है। वो भी लेट्स सिखाओगे गो ना? अहेड। अभी मतलब यहीं तक था। और कोई ऐसा प्लॉट याद आएगा तो मैं बता दूंगा। बहुत है इतने तो। आप लोगों को कोई प्लॉट याद आता तो मेरे से पूछ लो, भाई लेना है कि नहीं लेना, तो मैं बता देता हूँ। मेरे ख्याल में कोई और क्वेश्चन। प्लॉट हाँ का जी। ढलाव का भी ध्यान रखते हैं, किस तरफ ढलाव ज्यादा है, ऊपर नीचे। ढलाव तो हम ठीक कर सकते हैं ना सर, एक ट्रॉली मिट्टी की डाल देंगे, हो गया ढलाव ठीक। अच्छा, तो ढलान उसको। बोलते हैं, ढलान हाँ। सब बोलते हैं कि भाई साउथ की तरफ जो ढलान है ना, वो वाला प्लॉट नहीं लेना चाहिए, साउथ वेस्ट की तरफ। ठीक है। बट उसको ओके। हम ठीक कर सकते हैं, वो वेरी इजी है। ठीक है, एक ट्रॉली मिट्टी की लगती है, बस हो गया काम। ओके। चलो, अभी आप लोगों के क्वेश्चन लेते हैं। वेलकम एवरीबॉडी। अभी जिसका भी कोई राजेश जी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन वन बाय वन ओपन करो और बता दो। राजेश जी प्लीज बताइए, आपका 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 जी 90 का। जी मैम। वैसे तो मेरा वो जोन से रिलेटेड था, लेकिन अब वीरेंद्र जी ने इसका बोला है जो थोड़ा पानी सा के तेज लिए बोलेंगे लेक के राजेश वाला। सर। राजेश सर थोड़ा सा जी जी। तेज बोलेंगे please? मैं कह रहा हूँ जो आपने अभी लेक से रिलेटेड बोला है, तो वो प्रैक्टिकल जो बात आपने करी, आ रही है आवाज क्लियर सर? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है सर। हाँ। मैं कह रहा हूँ जो आपने प्रैक्टिकल बात करी वो तो चलिए कि ठीक है, बच्चे लेक के साइड में नहीं जाना चाहिए, या पानी आएगा तो सबसे पहले आपका डूबेगा, वो एक प्रैक्टिकल बात तो समझ में आ गई। लेकिन आप जो बाकी चीज रिलेट कर रहे हो वो मतलब पुराने उसके हिसाब से रिलेट कर रहे हो या मॉडर्न के हिसाब से, तो वो चीज तो चेंज हो जाती है ना, ये सब क्योंकि अब पुराने तो ज्यादा एरिया ही नहीं बचते लोगों के पास। ये सब पुराने और नया सबके लिए है सर। मतलब वो एक चीज तो चलिए समझ में आती है कि अगर पास में लेक है तो नीचे उसकी वहां की मिट्टी और वहां के जो है वो भी सॉफ्ट होगी, तो उससे भी फर्क पड़ सकता है, एक मिनट सर, मिट्टी भी मानी जा सकती है। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। एक मिनट रुको, मैं अपना स्पीकर की आवाज बढ़ा लेता हूँ। राजेश जी एक्चुअली क्या है कि जैसे लेक है कोई, एक अब मिनट लेक भी ना बहुत तरीके की देखने को मिलती है क्या।
गजेंद्र से कुछ बोल रहे हो? हाँ, आप आप एक्सप्लेन, अनम्यूट हो। आपको आवाज आ गई है सर की? एक्सप्लेन कर रहे हो मैं करूँ? हाँ हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आप एक्सप्लेन जैसे कर रहे हो तो अब कर दीजिए। हाँ, अभी जैसे बहुत सारे लोग के दिमाग में ये भी होगा कि लेक नहीं हो सकती है, तो क्या मतलब अगर लेक नॉर्थ की तरफ है, बट इट शुड बी, मतलब कोई कोई ना लेक ऐसी होती है कि वो बहुत गंदा दिखता है, वो तो नॉर्थ की तरफ भी नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अगर ये साफ सुथरी सी है, तो अच्छी सी है, आप उसे वेल मेंटेन, वो मेंटेन हो रही है, साफ सुथरी है, तो ये नॉर्थ की तरफ फिर भी चल जाएगी। बट अगर यही लेक आपके घर के वेस्ट में की तरफ आई है या फिर साउथ की तरफ आई है, तो ये आपको बहुत प्रॉब्लम करेगी। और जैसे हम आप मान लीजिए आप स्विमिंग पूल भी दे देते हो, समटाइम स्विमिंग पूल देते हो, तो स्विमिंग पूल का भी यही होता है। अभी इस लेक से मैं आपको बता देती हूँ कि एक पॉलिटिकल फैमिली है यहाँ पे, बहुत जाने माने लोग हैं, पॉलिटिकल फैमिली है, और इन्होंने एक फार्म हाउस बनाया था 3 साल पहले यहाँ। काफी बड़ा फार्म हाउस बनाया और उसमें इन्होंने एक स्विमिंग पूल दिया जो कि साउथ ईस्ट की तरफ आ गया। अभी आने वाले क्लासेस में हम बताएंगे कि साउथ ईस्ट की तरफ पानी तो एकदम ही मतलब बिल्कुल ही हो गया। अब ये इतने स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है इनकी, बट ये 3 साल के अंदर इनको एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, बहुत मतलब बहुत नुकसान हुआ है इनका। और अभी रिसेंटली मैंने उनका काम किया, तो अब वो स्विमिंग पूल है, आप सोचिए कि आप उसको हटा के शिफ्ट भी नहीं कर सकते हो कि आप यहाँ से यहाँ यहाँ कर दीजिए इसको, उसका प्रॉपर। तो उस वहां पे कुछ कुछ चीजें जो हम आगे आप लोगों को भी बताएंगे, कुछ एक चीजें कराने से भी उनको रिजल्ट मिले, तो ये सब चीजें हो सकती हैं। बट पहली चीज तो देखिए, हमें अपने सराउंडेड का जो नीट एंड क्लीन, वो जो बहुत बेसिक सी चीज है, वो भी अगर ये नॉर्थ में है, हमारा स्विमिंग पूल नॉर्थ में है, अच्छा है, साफ सुथरा है, हमारे घर से कोई भी वाटर बॉडी, जहाँ मैं रह रही हूँ, अगर जैसे किसी ने बोला रिवर हो सकती है क्या, अगर आपका ये घर है और इस घर के नॉर्थ की साइड कुछ दूरी पे नॉर्थ की साइड कोई रिवर निकल रही है, तो ये अच्छा होता है, ये अच्छा साइन है। बट अगर मेरा ये घर है और एक रिवर यहाँ से मेरे घर के साउथ डायरेक्शन की तरफ निकल रही है, तो इस रिवर का भी इफेक्ट मेरे यहाँ पे आएगा, चाहे वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे ही क्यों ना निकल रही हो। मतलब मेरे घर के बिल्कुल बराबर से नहीं निकल के थोड़ा सा डिस्टेंस पे भी निकल रही होगी, बट साउथ से निकल रही होगी, तो उसका फर्क, ये हम आने वाली क्लासेस में जो थोड़ा एडवांस में चीजें बताए जाते हैं कि कैसे आउटर वास्तु, अभी तो घर के अंदर का हम सिर्फ पढ़ रहे हैं कि क्या पंच तत्व है, क्या है, कैसे डायरेक्शन है, आउटर वास्तु कैसे, आउटर में मेरे घर की सराउंडेड कैसी होनी चाहिए, और वो जो मुझे अच्छा रहे, मेरे लाइफ के लिए अच्छा रहे, मेरे बच्चों के लिए अच्छा रहे, उसका सबका ये पार्ट है कि हम वाटर बॉडी, आपने कोई प्लॉट है या फिर आपकी कोई सोसाइटी है, इस सोसाइटी के कोई वाटर बॉडी है, इसमें अगर स्विमिंग पूल है तो वो कहाँ पे है, इन सब छोटी छोटी चीजों का भी इफेक्ट आपकी लाइफ में आता है। इस सोसाइटी में जहाँ पे आपका टावर है, आपके टावर के किस तरफ मंदिर है और कितने डिस्टेंस से मंदिर है, किस तरफ इसका स्विमिंग पूल आ रखा है, या इसके आसपास कोई रिवर जा रही है, वो किस तरफ जा रही है, ये सब आने वाली क्लासेस की बातें हैं जो आपको एडवांस में बताई जाएंगी कि कैसे हमारे सराउंडेड का वास्तु भी हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है। और मेरे जैसे मेरा टावर है, अब मेरे टावर, मान लीजिए मैं 10th फ्लोर की बिल्डिंग में रहती हूँ, लेकिन मेरे सामने, जो मेरे सामने नॉर्थ डायरेक्शन अगर पड़ रही है और वहां पे 20th फ्लोर का एक बिल्डिंग हो गया है, तो ये मेरे लिए बुरा हो जाएगा। क्या सिर्फ मेरे लिए नहीं, जो 10th फ्लोर की पूरी बिल्डिंग है ना, उनके लिए, सबके लिए। बट ऐसे नहीं कि बहुत बुरा हो जाएगा, बट हाँ, ये जरूर है क्योंकि जब कोई नेगेटिविटी है वो इतने सारे फैमिलीज में बढ़ती है ना, तो वो बहुत मिनिमाइज हो जाती है, बहुत मिनिमाइज हो जाती है। अगर सिर्फ मेरा ही घर होता और मेरे घर के सामने 20th फ्लोर का अपार्टमेंट बन जाते, तो मुझे ज्यादा नुकसान था। बट मेरा एक पूरा टावर है जिसमें 10 फ्लोर हैं, और उसमें एक फ्लोर पे 4 घर बने हुए हैं, तो इसका भी फर्क मेरी लाइफ पे आएगा जरूर, ये नहीं कह सकते कि नहीं आएगा, बट बहुत नॉमिनल आएगा। अगर इसमें ये सब चीजें हम सीख क्यों रहे हैं, क्योंकि
आगे आने वाले टाइम में मे बी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो आप उसका आउटर भी देख सकते हो, उसके सराउंडेड भी देख सकते हो। आप किसी को एज ए वास्तु कर सकते हो, तो आप किसी को गाइड करने जा रहे हो तो आप जरूर देखोगे कि भाई इस जहाँ पे ये फ्लैट ले रहा है, ये प्लॉट ले रहा है, इसके आगे क्या है, पीछे क्या है, वाटर बॉडी कहाँ है, पीछे क्या दिखता है, सब चीजें। तो ये सारी चीजें इफेक्ट करती है, सब चीजें आप लोगों को बताया जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। जी राजेश जी। मैम ये चीज मैं पूछ रहा था कि जोन वाइज जैसे कलर वाली बात हो रही थी कि ग्रैंड पेरेंट से ग्रैंड चाइल्ड पे इफेक्ट आता है। मान लीजिए अगर ग्रैंड चाइल्ड या ग्रैंड पेरेंट को छोड़ के अगर दूसरा कलर भी यूज करते हैं तो उनका इफेक्ट भी आता है क्या? मतलब मान लीजिए यस, जैसे हमारे एयर जोन से अगर अर्थ जोन पे ग्रीन का अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसका भी इफेक्ट रहता है क्या? बहुत बड़ा इफेक्ट होता है सर, बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। अभी बहुत रिसेंट में कलर्स का पूरा चैप्टर आएगा आप लोगों को, कि जहाँ पे एक सिर्फ कलर, गलत कलर इंट्रोड्यूस कर देने में आपकी लाइफ के लिए वो ब्लंडर हो सकता है। मतलब मिस्टेक भी नहीं, मैं ब्लंडर वर्ड यूज करूंगी। तो कलर्स का बहुत बड़ा रोल है। आज तो एक छोटा सा आपको बस बताया गया है, बस इसमें बहुत डेप्थ है। वो डेप्थ में सारी क्लासेस हम आपको बताएंगे कि कौन से जोन में एक गलत कलर इंट्रोड्यूस होने से आप बिल्कुल जमीन पे गिर सकते हो। ऐसा भी होता है, एकदम जमीन पे गिर सकते हो, एकदम बॉटम को टच कर सकते हो। तो वो बिल्कुल होता है। जो एनिमीज कलर होते हैं, अगर वो उस जोन में आ जाते हैं, जैसे अभी आपने बोला ना कि साउथ वेस्ट में अर्थ एलिमेंट में कलर आ गया अगर एयर एलिमेंट का, तो सर ये मतलब ब्लंडर हो जाएगा फिर, ये बहुत बुरा हो जाएगा। तो ये क्योंकि सब आजकल चीज। आजकल जैसे जी मैं देख रहा हूँ हीट वेव्स चल रही हैं तो लोगों ने जैसे वो ग्रीन वाले आजकल पर्दे लगे हुए हैं। लोगों ने अपने वेस्ट पोर्शन में बिल्कुल लगाए हुए कवर करने के लिए उसको। तो एक एग्जैक्टली, बहुत जी। बहुत बहुत सही बात बोल रहे हैं। मैं खुद अपनी विजिट्स में देखती हूँ आजकल वो ग्रास का भी, बहुत सारे लोग बैल्कनी में अपने पूरा ग्रास ये लगा के उसमें स्विंग जैसा कुछ लगा लेते हैं। और अगर ये ग्रास उनके साउथ वेस्ट एरिया में आ गई, वेस्ट में आ गई, तो वहां से उन लोगों का डाउनफॉल, ये बिजनेसमैन है या फिर ये कुछ मतलब कोई भी प्रोफेशन में, वहां से इन लोगों को डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और इनको समझते समझते एक्चुअली देखिए, कौन आदमी कितनी हाइट पे है, उसको गिरने में उतना टाइम लगता है। मान लीजिए आप बहुत प्रॉस्पेरस हो, आपको धीरे धीरे 2-4 साल तो समझने में लगेगा कि हाँ मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। और कोई आदमी बस इतने ही सहारे का होता है कि उसको 2 झटके लगे वो बिल्कुल बॉटम पे पहुंच जाता है, उतना ही रहता है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। बट हाँ, ये फॉर श्योर है कि अगर गलत डायरेक्शन में गलत कलर इंट्रोड्यूस हो गया तो ये आपके लिए, आपको बिल्कुल बॉटम टच कराने के लिए मोर देन सफिशिएंट होता है। इतना बड़ा रोल होता है ये। और ये ग्रास वाला और ये कलर्स वाला, ये बहुत घरों में चल रहा है और वो लोग बहुत परेशान होते हैं और फिर हम हमें विजिट के लिए बुलाते हैं, इसलिए हमको पता चल जाता है कि इनको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि ये जो मेजर मैंने इशू देखा है कि ये लोगों ने अब टेम्परेरी लगाया है, भले ही किसी भी रीजन से लगाया हो, लेकिन अगर जब कलर का बात हो रही थी मैंने कहा इसलिए ये भी क्लियर करें कि ये मतलब वो इफेक्ट तो कर ही रहा होगा ना कहीं तो। अगर वेस्ट जी जी साइड को बिल्कुल, कवर किया उन्होंने तो। बिल्कुल करता है, बिल्कुल करते हैं सर, बिल्कुल करता है। एंटी कलर बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। एनीवेज, और कोई है हमारे बीच में जिनका कोई क्वेरी है, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। अगर किसी का कोई आज के कंटेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप प्लीज बोल सकते हैं। मैम अगर एक किसी का बात नहीं, प्लॉट भैया, टू साइड ओपन है, टू साइड प्लॉट ओपन है, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ, तो फिर दोनों का इफेक्ट आएगा, दोनों तरफ बिल्कुल दरवाजे। आएगा ना, बिल्कुल आएगा सर, दोनों का इफेक्ट आएगा। जैसे नॉर्थ साइड ओपन है तो ये अच्छा है, मतलब अच्छी अच्छी बात है, होना चाहिए। बट साउथ साइड ओपन है, ये बहुत अच्छा नहीं है। तो उनकी लाइफ पे ये दोनों ही चीजें रिफ्लेक्ट करेंगी। तो उनको यूज नॉर्थ वाला करना चाहिए पीछे। अगर मुझे ऑप्शन है तो मुझे मेरे घर का अगर नॉर्दर्न साइड खुला रहेगा और ईस्टर्न साइड खुला रहेगा, और घर के आउटसाइड में भी इस चीज को आप लगा सकते हो, कि सिर्फ घर के इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, घर के आउटसाइड में भी, कि मेरे साउथ की तरफ भी बिल्डिंग हो और मेरे वेस्ट की तरफ भी बिल्डिंग हो, और मेरे घर से सामने ईस्ट की तरफ कुछ ना हो, खाली हो, और नॉर्थ की तरफ खाली हो। ये अगर आउटर भी ऐसा है मेरे घर का, घर से बाहर भी मतलब ऐसा है, तो भी वो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा ऐसा।
मैम घर के पीछे साइड में साउथ में अगर ये रहे अपना माउंटेन रहे, लेकिन थोड़ा लग के नहीं, थोड़ा स्पेस दे के माउंटेन, बाद में रहे। माउंटेन हाँ, ये अच्छा है। थोड़ा वेस्ट सा के साइड देखिए में, कहाँ, वेस्ट में? वेस्ट में पीछे के साइड में। और साउथ खुला है, लेकिन थोड़ा लंबा अगर बिल्डिंग रहेगा, कोई टावर रहेगा, तो भी साउथ खुला ही माना जाएगा क्या? यानी हमारी देखिए सोसाइटी है, साउथ खुला है हमारा, हमारे बाजू वाला, और उसके बाद नेक्स्ट जो सोसाइटी है, वहां पे सामने ही बिल्डिंग है हमारे कंपाउंड से लग के, तो भी साउथ खुला ही माना जाएगा क्या? ये देखिए आप अपना लगभग आप 0 डिग्री साउथ देखिए, उस उधर से आपको समझ में आएगा कि अगर वहां पे कोई ऊंचा बिल्डिंग है, मतलब अगर आपका 15 फ्लोर का बिल्डिंग है और साउथ में कोई 20 फ्लोर का बिल्डिंग आ गया, तो ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा हाँ, ऐसा। वो 45 फ्लोर। हाँ हाँ, मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया, आप इसको किसी भी फ्लोर में ले हाँ, सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता दिया ऐसा। और अगर ये ऐसे हो गया कि आपकी 20 फ्लोर की बिल्डिंग है, बट आपके नॉर्थ में ये 45 फ्लोर का बिल्डिंग आ गया, तो आपके लिए प्रॉब्लम है। बट ये अच्छा। कितना प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप बहुत सारे लोग रहते हैं वहां पे, तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपको, मतलब इफेक्ट पड़ेगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो वो चीजें होती है आपके आउटर, आपका जो है ना, वो सब सारी सराउंडेड आपकी लाइफ को इफेक्ट करती है, सब